हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे मंथली करंट अफेयर के सेशन में। इस बार इस सेशन में हम बात करेंगे अगस्त मंथ से रिलेटेड सभी करंट न्यूज़ की। और ये वीडियो हमारे अगस्त मंथ का सेकंड पार्ट होगा। इससे पहले हमने अपनी वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने अगस्त का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है, जिसमें हमने 150 प्लस क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में हमने करंट अफेयर को याद किया था। मैं आशा करूंगा कि वो सभी क्वेश्चंस वगैरह आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और वो आपको जल्द से जल्द याद भी हो जाएंगे अगर उनको बार बार रिवाइज आप करते रहेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग सेक्शन की, जो कुल मिलाकर 9 सेक्शंस होंगे। तो हम इसमें कितने पार्ट्स की बात करेंगे, हम 9 पॉइंट्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। हमने क्या किया है कि इस पार्ट में हमने जो आपके काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ होती हैं उनको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा मिल जाए। तो एक बार देख लेते हैं कि इस सेशन में हमारे लिए क्या क्या रहेगा। नंबर 1 हम बात करेंगे इसमें अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे कि किस फील्ड में, किस क्षेत्र में, किस व्यक्ति को क्या अवार्ड दिया गया। उसके बाद बात करेंगे हम एग्रीमेंट्स की। एग्रीमेंट्स होंगे आपके समझौते होंगे जो कुछ 2 ऑर्गेनाइजेशन या 3 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होते हैं, या कंट्री तो 2 कंट्री के बीच में होते हैं। तो जिस भी चीज़ के लिए वो समझौते किए गए उनके बारे में बात करेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो सारी न्यूज़ होंगी वो आपकी इस सेशन में डिस्कस होंगी। उसके बाद होगी अपॉइंटमेंट्स कि किस विभाग में किसको अपॉइंटमेंट मिली है। उसके बाद करेंगे आईआईटी से रिलेटेड न्यूज़ की। आईआईटी का पार्ट हमने इससे पहले मंथ की जो वीडियोस थी हम आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ा देते। इस बार हम इसको अलग से लेके आए हैं जिससे आपको आईआईटी का कंपाइलेशन एक ही जगह पर मिल जाए। उसके बाद बात करेंगे हम स्कीम्स की, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले बुक्स की एंड ऑथर्स की कि किस राइटर ने किस बुक को लिखा है, और डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में आता है। नेक्स्ट बात करने वाले हम इंपॉर्टेंट डेज की कि हमारे कुछ खास दिन होते हैं कि हमने किस दिन को कब सेलिब्रेट किया, क्यों सेलिब्रेट किया, और उसकी थीम क्या रही। तो हम उन तीनों पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। और लास्ट वन होगा आपका ओबिचुरी। किसकी बात करेंगे हम बात करने वाले हैं ओबिचुरी की कि किस खास व्यक्ति का निधन हुआ है, अब उनके निधन के बाद वो क्यों हमारे जीवन में खास रहे, उनसे हमें क्या चीज़ सीखने के लिए मिलती है। तो वो हम बात करेंगे आपके ओबिचुरी वाले सेशन में। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अवार्ड्स की। किसकी बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं अवार्ड्स की बात करते हैं। अब इस अवार्ड्स में आपके नियर अबाउट 12 अवार्ड्स होंगे। कितने अवार्ड्स होंगे आपके? 12 अवार्ड्स होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 1 आता है आपका जिनोव अवार्ड। किसकी बात कर रहे हैं हम बात करें जिनोव अवार्ड की बात कर रहे हैं। ये अवार्ड किसको दिया गया? आपका सुनील कुमार बुकपल्ला को दिया गया। हाल ही में सुनील कुमार बुकपल्ला को कौन सा अवार्ड दिया गया? जिनोव अवार्ड 2020 दिया गया। नेक्स्ट आपका स्मार्ट इंडिया हैथकन प्राइज। क्या बात कर रहे हैं हम? स्मार्ट इंडिया हैथकन प्राइज की बात कर रहे हैं। ये किसको मिला? आपका DIAT को मिला है। किसको मिला? आपका DIAT को मिला। और ये कहाँ पर है? आपका पुणे में है। तो पुणे के DIAT को स्मार्ट इंडिया हैथकन प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड। किस बात की बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड की बात कर रहे हैं। ये किसको दिया गया? आपका राधा सेठी को दिया गया। राधा सेठी को 2020 का इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट आपका एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड ये आपको दो व्यक्ति को संयुक्त रूप से दिया गया। कंपाइल करके इन दोनों को यह अवार्ड दिया गया। तो क्या नाम है इनका? नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह। क्या नाम है? नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह हैं, जिनको 2020 का एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट आपका जॉल हेनरी हिडल ब्रांड अवार्ड। किसकी बात करें? जोएल हेनरी हिडल ब्रांड अवार्ड किसको दिया गया? आपका बीमन बागची को दिया गया। किसको दिया गया? आपका बीमन बागची को आपका ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है आपका स्टार 2020 सर्टिफिकेट अवार्ड। किसको दिया गया? आपका स्टार 2020 सर्टिफिकेट अवार्ड दिया गया आपका गणेश, ये यहाँ पे खान नौकर, यहाँ पे है आपका गणेश विलास। क्या नाम है इनका? गणेश विलास को यह अवार्ड दिया गया। कौन सा? स्टार 2020 सर्टिफिकेट अवार्ड आपका मिला है, गणेश विलास को दिया गया। नेक्स्ट आपका मैन ऑफ द ईयर। क्या नाम है आपका? मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? इमरान खान को दिया गया। और ये किसके द्वारा दिया गया? द मुस्लिम 500, ये आपकी एक पत्रिका है। क्या है? आपकी मुस्लिम 500 पत्रिका है एक, जिन्होंने इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज। क्या नाम है आपका? इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको दिया गया? आपका मेरिको लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया। किसको दिया गया? आपका
इंटरनेशनल बुकर प्राइज आपका मेरिको लुकास रिजनेबल दिया गया, और ये सबसे यंग है जिनको ये अवार्ड आज तक दिया गया है। आज तक सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया कौन है? आपके मेरिको लुकास रिजनेबल है, और यही है जिनको 2020 में इस प्राइज से नवाजा गया। तो दोस्तों आपको इस टेबल को एक जगह पर लिखना है और डेली इनको अपने एक बार दिन में रिवाइज करना है, जिससे आपके ये याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी साहब अवार्ड, किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 किसको मिला है? आपको तेलंगाना को मिला है। इंडिया के राज्य तेलंगाना को भी हाल ही में 2020 का इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट आपका गोल्डन आइकन अवार्ड, किसकी बात कर रहे हैं? गोल्डन आइकन अवार्ड किसकी तरफ से दिया गया? ये ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में दिया गया। तो ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आइकन अवार्ड किसको दिया गया? जूलियट बिनोटे को दिया गया। किसको दिया गया? आपका जूलियट बिनोटे को दिया गया। नेक्स्ट वन है आपका प्रेम भाटिया पुरस्कार, क्या नाम है आपका? प्रेम भाटिया पुरस्कार किसको दिया गया? दीपंकर घोष को दिया गया। किसको दिया गया? दीपंकर घोष को आपका प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट आपका धर्मपद पुरस्कार, क्या नाम है आपका? धर्मपद पुरस्कार किसको दिया? सुदर्शन साहू को दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये धर्मपद पुरस्कार, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आपका लेटेस्ट अभी रहा था, एक धर्मचक्र दिवस भी रहा था, तो उस वजह से आपको इसके बारे में पूछ लेगा कि धर्मपद पुरस्कार किसको दिया गया? आपके सुदर्शन साहू जी को दिया गया। अब मैंने जितनी भी टेबल आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं, आपने क्या करना है? आपने एक नोटबुक लेनी है और उस नोटबुक को लेकर उसके कुछ कुछ पेजेस को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। हर पार्ट को आप किसी पार्ट को आप नाम दीजिए बुक्स, एक को नाम दीजिए अवार्ड्स, एक को नाम दीजिए आईआईटी, एक को नाम दीजिए ओबीसी। जो जो सेक्शन में आपको पढ़ा रहा हूँ हर सेक्शन का आप एक नाम दीजिए, और हर मंथ की जिस मंथ की वीडियो मैं आपको दूंगा उस मंथ की आप बुक्स के सेक्शन में बुक्स लिख लीजिए, अवार्ड्स के सेशन में अवार्ड्स लिख लीजिए, आईआईटी के सेशन में आईआईटी लिख लीजिए, ओबीसी के सेशन में ओबीसी लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप 6 मंथ्स का करंट अफेयर अपने एग्जाम से पहले पढ़ना चाहेंगे तो ये सारा डाटा 6 मंथ का आपको कहीं कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको आपकी ही नोटबुक में ये मिल जाएगा। और जब आप इसको खुद एक बार अपने हाथों से लिख लेंगे तो ये आपके जल्दी से जल्दी याद भी हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को एक बार अप्लाई करके देखना, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ये चीज़ें आपके ऑटोमेटिकली धीरे धीरे याद होती चली जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आगे हम अपना शुरू करते हैं सेशन। एग्रीमेंट्स, तो किसकी बात है? ये बात है एग्रीमेंट्स की। तो इस टेबल में हम याद करने वाले हैं समझौतों की। तो नंबर 1 आता है आपका रिलायंस पावर और जीरा का समझौता। अब इन्होंने क्या किया कि जो आपकी एक जीरा कंपनी है, ये आपकी जापान की कंपनी है, जापान की कंपनी आपकी जीरा JERA, और इन्होंने रिलायंस पावर के साथ मिलकर एक समझौता किया है। किस चीज़ के लिए समझौता किया है? कि बांग्लादेश में 750 मेगावाट का प्राकृतिक गैस बिजली परियोजना शुरू करने के लिए। तो क्या चीज़ है कि आपका क्वेश्चन कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा कि बांग्लादेश में 750 मेगावाट के प्राकृतिक गैस बिजली परियोजना को शुरू करने के लिए रिलायंस पावर ने किसके साथ समझौता किया? तो किसके साथ समझौता किया? जीरा के साथ समझौता किया, जो कि आपकी जापान बेस्ड एक कंपनी है। नेक्स्ट वन है आपका इरिक्सन और यूनिसेफ, किसकी बात कर रहे हैं हम? इरिक्सन और यूनिसेफ का भी समझौता हुआ है। किस चीज़ के लिए हुआ है? कि 2023 तक 35 देशों के स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल एजुकेशन भी आपकी वर्चुअली चल रही है, एजुकेशन आपकी टेक्नोलॉजी से काफ़ी जुड़ रही है। तो अब इंटरनेट कनेक्टिविटी से स्कूलों की पढ़ाई ना रुके, स्कूलों में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, इसी चीज़ के लिए एरिस्कन और यूनिसेफ की भी समझौता हुआ है। और कब तक इन्होंने टारगेट लिया अपना? 2023 तक ये टारगेट लिया है। नेक्स्ट आपका भारत और ब्रिटेन, क्या है आपका? भारत और ब्रिटेन, इन्होंने किस चीज़ के लिए समझौते किया है? जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान के लिए। जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान खोलने के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ है? आपके भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। नेक्स्ट है आपका भारत और सिंगापुर का समझौता। भारत और सिंगापुर के बीच समझौता हुआ है कि मानवीय सहायता और आपदा राहत पर व्यवस्था लागू करने के लिए। अब आपको पता है कि जब भी कोई आपदा आती है, कोई सुनामी आती है या कोई भूकंप आता है, तो जिस जगह पे जिस कंट्री में ये चीज़ें आपकी आपदाएं आती हैं तो उस कंपनी को उस कंट्री को काफ़ी नुकसान होता है। अब उसी के लिए सिंगापुर और भारत के बीच एक समझौता हुआ है कि जब भी कोई आपकी प्राकृतिक आपदा आएगी तो उसमें मानवीय सहायता और दी जाएगी और आपके राहत सामग्री प्रदान करेंगे ये दोनों देश एक दूसरे को। तो इसी के बीच समझौता हुआ, किसके बीच हुआ है? आपका भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। नेक्स्ट आपका भारतीय एयरटेल और अमेजन के बीच। भारतीय एयरटेल और अमेजन के बीच समझौता हुआ है, किस चीज़ के लिए हुआ है? आपका क्लाउड समाधान के लिए। तो आपका क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में क्लाउड समाधान के लिए अमेजन ने किसके साथ समझौता किया? आपका भारतीय एयरटेल के साथ समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं।
HDFC बैंक एंड एडोब। HDFC बैंक और एडोब कंपनी के बीच समझौता हुआ है कि डिजिटल सेवाओं को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो आपका HDFC बैंक है, ये अपने कस्टमर्स के लिए जो भी नए नए स्कीम्स लागू करता है, जो भी सेवाएं प्रदान करता है, अब वो सेवाएं उनको और बेहतर किया जा सके, डिजिटल सेवाओं को और ज़्यादा बेहतर किया जा सके, उसके लिए HDFC बैंक ने एडोब कंपनी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र और गूगल। महाराष्ट्र और गूगल ने क्या समझौता किया है कि राज्य के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के लिए उपकरण उपलब्ध किए जाएं। आपका जो गूगल है उसने महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है कि वहाँ के जितने भी आपके स्कूल हैं उनमें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और उसके लिए जितने भी उपकरण की आवश्यकता होगी वो आपको गूगल प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आपका रूस और तुर्की के बीच एक समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है कि दुर्जीय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए, कि आपकी एक वायु रक्षा प्रणाली है जिसका नाम है S-400 वायु रक्षा प्रणाली के लिए रूस और तुर्की के बीच समझौता हुआ है। ये S-400 आपने याद रखना है, पूछ लिया कि रूस और तुर्की के बीच किस वायु सेना मिसाइल प्रणाली के लिए समझौता हुआ है। तो क्या है आपका S-400 है। कौन सी है आपकी वो मिसाइल प्रणाली? S-400 आपकी वो प्रणाली है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका उत्तर प्रदेश। क्या आता है आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ प्लस में फ्लिपकार्ट के साथ समझौता हुआ है। ये हुआ है आपका फ्लिपकार्ट के साथ समझौता हुआ है। तो उत्तर प्रदेश और फ्लिपकार्ट के बीच क्या समझौता हुआ है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत तैयार सामान को मार्केट तक लाने के लिए, अब अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश राज्य ने एक स्कीम शुरू की थी जिसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या नाम था? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक स्कीम थी जो कि आपकी उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की थी। इसके तहत जितना भी सामान बनाया जाएगा, जितना भी सामान तैयार किया जाएगा, उसको मार्केट तक लाने के लिए, लोगों तक सही समय पर पहुंचाने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया था। अब आपकी ये योजना एक न्यूज़ की तरह बन गई है। तो आपसे पूछ लेगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किसकी? आपकी उत्तर प्रदेश की है। किसकी? आपकी उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट आपका दिल्ली पुलिस और AIIA के बीच समझौता। क्या समझौता हुआ है कि पुलिस परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए, आपको पता है कि आपके कोरोना के समय में फ्रंटियर में आपके जितने भी योद्धा ने काम किया है उसमें पुलिस की काफ़ी बड़ी भागीदारी रही है। डॉक्टर्स की, पुलिस की, आर्मी की, हर किसी ने अपने अपने लेवल पर बहुत अच्छे प्रयास किए हैं कोरोना को फैलने से रोकने के लिए। अब उसी के चलते पुलिस परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने AIIA के साथ समझौता किया। नेक्स्ट आपका FSSAI और CSIR। FSSAI और CSIR के बीच क्या समझौता हुआ है कि खाद्य क्षेत्र में अनुसंधान व प्रसार के उद्देश्य से, कि आपके जो भी वेजिटेबल्स हैं, जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी आपके खाद्य पदार्थ हैं जिनको आप इनटेक करते हैं, उन चीज़ों को, उनकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और उनके लिए अनुसंधानों को खोला जाए। उसके लिए FSSAI और CSIR के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट आपका फ्लिपकार्ट और सेतु डील। क्या नाम है? सेतु डील। ये सेतु डील है आपका और फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट और सेतु डील के बीच एक समझौता हुआ है। सेतु डील क्या आपकी नेपाल की कंपनी है। इन्होंने क्या समझौता किया है कि भारत में निर्मित वस्तुओं को पड़ोसी देश में बेचने के लिए, कि भारत में जितनी भी निर्मित होगी, जितना भी निर्माण की जो वस्तुएं होंगी, वे नेपाल में बेचने के लिए नेपाल की सेतु डील, सस्तो डील कंपनी ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है आपका भारत और मालदीव। क्या नाम है आपका? भारत और मालदीव के बीच समझौता हुआ है। किस चीज़ के लिए हुआ है? कि मालदीव में 5 इकोसिस्टम बनाने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिए इसको। आपसे पूछ लेगा कि भारत ने अभी हाल ही में 5 इकोसिस्टम बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया? आपका मालदीव। मालदीव में 5 इकोसिस्टम कौन सा देश बनाएगा? कौन सा देश बनाएगा? भारत बनाएगा। नेक्स्ट आपका भारत और इजराइल। अब इजराइल के साथ 2 चीज़ों के लिए समझौते हुए हैं। इजराइल के साथ 2 चीज़ों के लिए समझौते हुए हैं। कौन कौन सी? कि बुंदेलखंड के जल संकट को हल करने के लिए प्लान ऑफ कॉरपोरेशन पर हस्ताक्षर हुए हैं और लोगों के बीच सांस्कृतिक भावनाओं को बढ़ाने के लिए। तो कौन कौन से समझौते रहे हैं इजराइल के साथ भारत के? बुंदेलखंड के जल संकट को हल करने के लिए और दूसरे लोगों के बीच सांस्कृतिक भावनाओं को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आपका भारत और नाइजीरिया का समझौता। भारत और नाइजीरिया ने क्या समझौता किया है? कि अंतरिक्ष में परस्पर सहयोग के लिए, कि अंतरिक्ष में जितने भी अपने उपग्रह को लॉन्च करेगा, सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा, या जो भी आपके जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, आपका नाइजीरिया और इंडिया अंतरिक्ष में, स्पेस में जो भी आपके प्रोग्राम करेंगे उसमें वो एक दूसरे का परस्पर सहयोग करेंगे। तो इसी के लिए इन दोनों देशों ने आपस में समझौता किया है। नेक्स्ट आपका फेडरल बैंक और फिजर्व। क्या नाम है आपका? फेडरल बैंक और फिजर्व का है।
इन्होंने क्या समझौता किया है कि पहला इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे। तो पहला इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए फेडरल बैंक और रिजर्व के बीच समझौता हुआ है। किस किस के बीच हुआ है आपका? फेडरल बैंक और रिजर्व के बीच ये समझौता हुआ है। तो दोस्तों ये थी आपकी MOUs या आपके एग्रीमेंट्स की टेबल। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या है। नेक्स्ट आता है आपका स्पोर्ट्स न्यूज़। तो किसकी बात करने वाले हैं हम यहाँ पर? हम यहाँ बात करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज़ की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में एंड देन बात करेंगे हम टेबल की फॉर्म में। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो पुट अप कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। IPL 12 कहाँ पर खेला जाएगा? ये 12 में 13 है दोस्तों, 13 IPL 13 यानी कि IPL का अभी कौन सा संस्करण होगा? 13वां संस्करण होगा। और ये कहाँ पर होगा आपका? UAE में होगा। UAE में कहाँ कहाँ पर? दुबई, अबू धाबी और शारजहां। यानी कि 3 जगह है आपकी UAE की, दुबई, अबू धाबी और शारजहां, जहाँ पर IPL का 13वां संस्करण होगा। आगे बढ़ते हैं। IPL 13 का प्रायोजक कौन रहेगा? IPL 13 का प्रायोजक कौन बना है? आपका ड्रीम 11 बना है। तो ड्रीम 11 IPL 13 का प्रायोजक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल से संबंधित पुरस्कारों को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो उस समिति के अध्यक्ष कौन बने? मुकंदम शर्मा बने। कौन बने आपके? मुकंदम शर्मा जी उस समिति के अध्यक्ष बने हैं। अब आपको पता है कि अब जो ये समय चल रहा है इसके नेक्स्ट मंथ जितने भी आपके प्लेयर्स हैं, जितने भी आपके खिलाड़ी हैं, उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। अर्जुन पुरस्कार हो गया, राजीव गांधी पुरस्कार हो गया, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, ये पुरस्कार दिए जाएंगे। वो किसको वो पुरस्कार दिए जाएं, उसी के लिए एक समिति का गठन हुआ है और उसके अध्यक्ष कौन बने आपके? मुकंदम शर्मा जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTF स्पोर्ट्स के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? WTF स्पोर्ट्स के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने आपके? सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर बने हैं। कौन बने आपके? सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर जॉइंटली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। किसके? WTF के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC T20 वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित होंगे? किसकी बात कर रहे हैं? ICC मैन T20 वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित होंगे आपके? 2022 के आपके ऑस्ट्रेलिया में होंगे और 2021 के आपके भारत में होंगे। इस वर्ष होने वाले आपके ICC मैन T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया गया था। अब उनको आगे पोस्टपोन किया गया, जिसके वजह से 2021 के भारत में होंगे और 2022 के आपके ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो अंपायरों का जो अंतर्राष्ट्रीय एक पैनल है उसमें भी एक भारतीय को शामिल किया गया, जिनका नाम है KN अनंत पद्मनाभम। और ये कहाँ से हैं? आपके केरल से बिलोंग करते हैं। तो केरल के KN अनंत पद्मनाभम को अभी हाल ही में अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया गया। ये आपकी न्यूज़, आपकी स्पोर्ट्स न्यूज़ की इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनने वाली, तो उसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय टीम का प्रायोजक कौन रहेगा? तो किसकी बात कर रहे हैं हम कि 2020 में जो टोक्यो में ओलंपिक होंगे उसमें भारतीय टीम का प्रायोजक कौन रहेगा? आपका आयोनॉक्स ग्रुप रहेगा। कौन सा ग्रुप रहेगा? आयोनॉक्स ग्रुप भारतीय टीम का स्पॉन्सर रहेगा 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक में। आगे बढ़ते हैं। हीरो आई लीग 2020-21 कहाँ पर आयोजित होंगे? कौन सी की बात करें हम बात करें हीरो आई लीग 2020 और 21 की। कहाँ पर होंगे? आपके पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में होंगे। कहाँ पर होंगे? पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में आपके हीरो आई लीग 2021 आयोजित होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओकले कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? किस कंपनी की बात है? यहाँ पे बात है ओकले कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आपके रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने? आपके रोहित शर्मा बने हैं। और यहाँ आपके एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, ये बैट्समैन हैं। तो रोहित शर्मा ओकले कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और इसके साथ साथ ये ला लीगा के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। किसके भी बने? और ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बने और ओकले कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने आपके रोहित शर्मा। तो ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट काफ़ी लंबी बनती जा रही है धीरे धीरे, जैसे न्यूज़ आ रही है। तो ब्रांड एम्बेसडर हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहा है। तो नेक्स्ट मंथ हम क्या करेंगे, आपके लिए एक नई टेबल प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आपके ब्रांड एम्बेसडर अलग होंगे और वो किस ऑर्गेनाइजेशन की या किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो आपके लिए अलग होंगे, जिससे आपको याद करने में सुविधा रहेगी। कम समय में ज़्यादा डाटा आपको प्रोवाइड किया जा सकेगा। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन चैंपियंस लीग कहाँ पर हुई व इसका विजेता कौन रहा? किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यूरोपियन चैंपियंस लीग की। तो ये कहाँ पर हुई थी? आपके पुर्तगाल के लिस्बन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पुर्तगाल के लिस्बन में हुई थी। और इसका विजेता रहा था आपका बायर्न म्यूनिख क्लब रहा था। कौन सा क्लब रहा था? आपका बायर्न म्यूनिख क्लब इसका विजेता रहा था। और ये लगातार 6वीं बार हुई थी। कौन सी बार हुई है? ये लगातार 6वीं बार इसका विजेता रहा है आपका म्यूनिख क्लब, और ये पुर्तगाल के लिस्बन में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स गेम
2021 कहाँ पर होंगे। और किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि 2021 में होने वाले ब्रिक्स गेम की। तो ये कहाँ पर होंगे, आपके भारत में होंगे। कहाँ पर होंगे, आपके भारत में। 2021 के ब्रिक्स गेम आपके भारत में आयोजित किए जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किन क्रिकेट खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। अभी हाल ही में किन खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। तो किसकी बात है, आप इनको खेल रत्न पुरस्कार भी बोल सकते हैं या फिर आप इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको बोल सकते हैं। कौन क्या बोल सकते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहिए या इनको ओनली खेल रत्न पुरस्कार के लिए बात एक ही है। तो किन किन खिलाड़ियों को दिया गया वो देखते हैं। नंबर 1 आपके रोहित शर्मा को दिया गया जो कि आपके क्रिकेट से संबंधित है। नंबर 2 विनेश फोगाट जो कुश्ती से हैं। मनिका बत्रा आपकी टेबल टेनिस से हैं। एम थंगावेल आपके पैरालंपियन हाई जंपर हैं। और रानी रामपाल आपकी हॉकी से संबंधित हैं। आपने इनको 6 के 6 नाम को याद रखना है और ये किस स्पोर्ट से संबंधित है वो भी आपने याद रखना है। आपको एग्जाम में किस तरह से दे देगा कि मनिका बत्रा जिनको भी हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो है आपके टेबल टेनिस से हैं। आपसे पूछ लेगा कि एम थंगावेल किस खेल से संबंधित है, ये आपके पैरालंपियन हाई जंपर हैं। क्या ये आपके पैरालंपियन हाई जंपर हैं। रानी रामपाल किस खेल से हैं, आपकी हॉकी से हैं। तो इस तरह से आपको ये इन प्लेयर्स के नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये किस खेल से संबंधित है। तो आपने इनके नाम और ये किस खेल से संबंधित है दोनों चीज़ों को याद रखना है। तो क्या क्या नाम है इनके, रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, विनेश फोगाट रेसलर हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से हैं, एम थंगावेलु आपके पैरालंपियन हाई जंपर हैं और रानी रामपाल आपकी हॉकी से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ी कौन है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, हॉल ऑफ फेम की बात कर रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का है। तो इसमें अभी 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। किनको शामिल किया, 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। वो कौन कौन से हैं, जैक कालिस हैं जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका से हैं। कहाँ से, आपके दक्षिण अफ्रीका के जैक कालिस को शामिल किया गया। पाकिस्तान के जहीर अब्बास को शामिल किया गया। और नंबर 3 पे आते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के लिसा स्टोलकर। क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया की लिसा स्टोलकर को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो सेम वही क्वेश्चन बनेगा, पूछ लेगा कि हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ी कौन से हैं। इन तीनों में से कोई भी एक आपके ऑप्शन में रख देगा और बाकी 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन कोई और रख देगा। तो आपको वो देखना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है। या क्या करेगा, आपको जैक कालिस दे देगा और ये पूछ लेगा कि ये किस देश से संबंधित है, दक्षिण अफ्रीका से हैं, जहीर अब्बास पाकिस्तान से हैं और लिया स्टोलकर आपकी ऑस्ट्रेलिया से है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों की इनामी राशि में कितनी वृद्धि की गई। अब आपको पता है कि जो भी आपके पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें इनाम की एक राशि दी जाती है। उसी राशि में भी इस साल वृद्धि की गई। कौन कौन से में, खेल रत्न पुरस्कार यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार में, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में, द्रोणाचार्य रेगुलर अवार्ड में और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में। अब इनकी जो इनामी राशि है उसको बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाया है वो देखते हैं। नंबर 1 आपका खेल रत्न पुरस्कार, इसकी इनामी राशि पूर्व में थी 7.5 लाख। क्या थी आपकी, 7.5 लाख, जिसको अभी कितना कर दिया गया, आपका 25 लाख कर दिया गया। कितना क्या, 25 लाख कर दिया गया। उसके बाद आप क्या थी, अर्जुन पुरस्कार। आपको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। खेल रत्न पुरस्कार की थी पहले 7.5 लाख, उसके बाद अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम रेगुलर पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इनकी राशि थी आपकी 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख। इन चारों अवार्ड की राशि थी 5 लाख। अब इनको बढ़ा के कितना किया गया, अर्जुन पुरस्कार की में कर दिया गई 15 लाख, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को भी 15 लाख कर दिया गया, द्रोणाचार्य रेगुलर अवार्ड को 10 लाख कर दिया गया और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की राशि को 10 लाख कर दिया गया। तो कितना कितना याद रखना है आपने, खेल रत्न पुरस्कार की 7.5 से 25 लाख कर दी गई, अर्जुन पुरस्कार की 5 से 15 कर दी गई, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड की 5 से 15 कर दी गई, द्रोणाचार्य रेगुलर अवार्ड की 5 से 10 कर दी गई और मेजर ध्यानचंद की 5 से 10 कर दी गई। तो क्या है आपका, इन दोनों की राशि सेम है, इन दोनों की राशि सेम है और ये आपका खेल रत्न बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थे हमने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में याद किए थे कि स्पोर्ट्स न्यूज़ के किस तरह के क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। अब ये मैं आपको टेबल की फॉर्म में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे वो आप याद करने में आसानी रहेगी। तो ये आपकी कुछ चैंपियनशिप है, किसने जीती है और वो किस कंट्री से संबंधित है। तो हम वो पढ़ते हैं, चैंपियनशिप विनर कौन रहा और किस कंट्री से रहा वो पढ़ते हैं। नंबर 1 आपकी विश्व स्नूकर चैंपियनशिप। किस चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप। इसके विनर कौन रहे, आपके रोनी आसुलिवान रहे। कौन रहे, रोनी आसुलिवान रहे और ये कहाँ से, आपके ब्रिटिश हैं, आपके ब्रिटेन से संबंधित हैं। वुमेन ब्रिटिश ओपन हुआ था, उसके कौन रहे, ये आपकी सोफिया पोपोव रही। कौन रही, सोफिया पोपोव रही और ये जर्मनी से है। और सोफिया पोपोव इस चैंपियनशिप को जीतने वाली पहली गोल्फ महिला हैं, पहली महिला गोल्फर हैं
कौन? सोफिया पोपेव, जिन्होंने वुमेन्स ब्रिटिश ओपन को जीता था। और ये किस देश से संबंधित है? यहाँ पे जर्मनी से हैं। नेक्स्ट है आपका 2020 बेल्जियम ग्रांड प्री अवार्ड। कौन सा अवार्ड? 2020 बेल्जियम ग्रैंड प्री अवार्ड। ये किसने जीता? आपका लुइस हैमिल्टन ने जीता, ब्रिटेन से है। और सेम इसी की तरह लुइस हैमिल्टन ने एक और जीता है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। कौन कौन से हो गए? अब लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन से हैं, इनके 2 अवार्ड जीते हैं इन्होंने इस मंथ। कौन कौन से? बेल्जियम ग्रैंड प्री अवार्ड और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। ये दोनों किसने जीते हैं? आपके लुइस हैमिल्टन ने जीते हैं। नेक्स्ट है आपका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर। क्या किसकी बात है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर। ये किसने जीता? आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता। किसने जीता? आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता। और ये कहाँ से? आपके इटली से हैं। तो इटली के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आपका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। तो इस टेबल को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, स्पोर्ट्स न्यूज़ वाले सेक्शन में। डेली इसको अगर आप एक बार देखते भी हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं रिकॉल होगी जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो माइंड में कहीं ना कहीं स्टक करेगा और आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा कि उन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसको आपको डेली एक बार रिविजन जरूर करना है। डेली टाइम निकाल के, आपके हार्डली 5 मिनट लगेंगे रिविजन करने में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पूरे दिन में कभी भी कीजिए, बट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डेली कीजिए, जिससे आपकी चीज़ें याद हो जाएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमने अभी पढ़ी थी वो थी आपकी चैंपियनशिप से रिलेटेड न्यूज़। अब आपके कुछ प्लेयर्स हैं जो आपके न्यूज़ में रहे हैं। अब वो क्यों न्यूज़ में रहे, क्या उनकी न्यूज़ रही, उसके बारे में बात करें। किस खेल से रही और किस देश से वो संबंधित है। तो चलिए ये टेबल आपको शुरू करते हैं। नंबर 1 आते हैं आपके थरंगा परतवितान। क्या नाम है? थरंगा परतवितान। ये आपके श्रीलंका से हैं और एक क्रिकेट खेल से संबंधित है, जिन्होंने भी हाल में संन्यास की घोषणा की है। क्या क्या? उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पुटअप करेगा, वो पूछ लेगा कि श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। आपको ऑप्शन दे देगा कि श्रीलंका के ही प्लेयर्स के काफ़ी नाम दे देगा, 4-5 नाम दे देगा, जिसमें एक नाम होगा थरंगा परतवितान और आपको उसी पे क्लिक करना है। इसलिए आप याद रखें थरंगा परतवितान कहाँ से? आपके श्रीलंका से हैं, क्रिकेट खेल से संबंधित है और संन्यास की घोषणा इन्होंने की है। नेक्स्ट है आपका माइक ब्रान, जो कि अमेरिका से और टेनिस खेल से संबंधित है। क्या नाम है? माइक ब्रान, अमेरिका और टेनिस से संबंधित है। अमेरिका के ही एक और है बॉब ब्रायन। क्या नाम है? बॉब ब्रायन। आपने सुना होगा कि ब्रायन बंधु, ब्रायन ब्रदर्स के नाम से इनकी टीम को जाना जाता है। ये दोनों जब मैच खेलते हैं तो इसको ब्रायन ब्रदर्स के नाम से भी इनकी टीम को जाना जाता था। अब इन दोनों ने ही, माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन, जो कि अमेरिका से टेनिस खेलते, दोनों ने ही मिलकर संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? संन्यास की घोषणा कर दी है। ये कहाँ से? अमेरिका से और टेनिस खेल को खेलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कैमरन वाइट। क्या नाम है? कैमरन वाइट, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट खेल से संबंधित है और संन्यास की घोषणा कर दिया है। जरूरी नहीं है कि वो आपसे एग्जाम में पूछे कि किन्होंने संन्यास की घोषणा की है। वो पूछ लेगा कि कैमरन वाइट, वो आपको नाम देगा कैमरन वाइट और पूछ लेगा किस खेल से संबंधित है। तो आप क्या बताएंगे? क्रिकेट खेल से संबंधित है। कैमरन वाइट आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है और ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते थे। नेक्स्ट आता है आपका पौलोमी घटक। किसकी बात करते हैं? पौलोमी घटक की बात करते हैं। भारत देश से हैं, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं ये, और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने भी क्या की है? संन्यास की घोषणा की है। जापान की है आपकी अयाका ताकाहाशी। क्या नाम है? अयाका ताकाहाशी। ये आपकी बैडमिंटन से खेलती थी, संन्यास की घोषणा की है। इंग्लैंड की हैं जो कि क्रिकेट खेलते थे। क्या नाम है उनका? लॉरा मोरा। क्या नाम है उनका? लॉरा मार्श उनका नाम है, जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। सेम इसी तरह से इकर कैसिलास। क्या नाम है? इकर कैसिलास। स्पेन देश से संबंधित है, फुटबॉल खेलते थे और संन्यास की घोषणा इन्होंने की है। तो ये सब जितने भी हैं ये आपके कुल मिला के 8 आते हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। इसको आप एक बार जरूर देखना, क्योंकि जो आपका स्टैटिक पार्ट आपके एग्जाम में आता है वो जब खिलाड़ियों के बारे में पूछता है तो वो इन्हीं से पूछता है, जो न्यूज़ में रहते हैं वो उन्हीं से पूछता है। न्यूज़ में जो भी आपका प्लेयर न्यूज़ में आया वो उसी का ही खेल पूछता है। तो आपने बेसिकली खेल और खिलाड़ी, इन दोनों चीज़ों को तो डेफिनेटली याद करना है। कंट्री और खबर को आप एक बार को मिस कर सकते हैं, मगर आपको खिलाड़ी और खेल आपने मिस नहीं करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके अशोक मुस्तफ़ी। क्या नाम है? अशोक मुस्तफ़ी। ये भारत के हैं और क्रिकेट खेल से संबंधित है। ये कौन है? ये आपके सौरव गांगुली के कोच थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। क्या हुआ? इनका हाल ही में निधन हो गया और ये सौरव गांगुली के कोच थे। लिखा है यहाँ पे डेड, मतलब इनका निधन हो गया है। एग्जाम में पूछ लेगा कि भी हाल ही में सौरव गांगुली के कोच का निधन हुआ। अब उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका अशोक मुस्तफ़ी। क्या नाम है? अशोक मुस्तफ़ी। नेक्स्ट है आपका इयोन मॉर्गन। क्या नाम है? इयोन मॉर्गन है। ये इंग्लैंड से हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। इन्होंने क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? इयोन मॉर्गन है। क्या नाम है? इयोन मॉर्गन। इस तरह के जो आपके रिकॉर्ड्स बनते हैं, जो आपकी ये रिकॉर्ड्स बनते हैं, इस तरह के रिकॉर्ड से आपका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसको याद रखेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? इयोन मॉर्गन, जो कि आपकी इंग्लैंड से हैं। कहाँ से? आपके इंग्लैंड से हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जेम्स एंडरसन। क्या नाम है? जेम्स एंडरसन। ये भी इंग्लैंड से, क्रिकेट से ही हैं। इन्होंने क्या नाम किया है अपने कि टेस्ट मैच में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। टेस्ट मैच में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। आपने सिर्फ इस चीज़ को याद नहीं रखना है कि टेस्ट मैच में 600 विकेट लिए हैं। टेस्ट मैच में 600 विकेट लेने वाले गेंदबाज और भी हैं, मगर इनके साथ लगा हुआ है पहले तेज गेंदबाज। आपके स्पिनर्स भी हैं जिनमें आपका अनिल कुंबले भी आते हैं, परंतु अगर एग्जाम में पूछता है कि पहले तेज गेंदबाज कौन है जिन्होंने टेस्ट मैच में 600 विकेट लिए, तो वो आपके जेम्स एंडरसन है, इंग्लैंड से। पहले तेज गेंदबाज की लिस्ट में ये पहले हैं, इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इवेन ब्रावो जो आपकी वेस्ट इंडीज से हैं, इन्होंने क्या अपना रिकॉर्ड बनाया है? T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज। ध्यान रखना, ये आपके टेस्ट मैच में है और ये आपका T20 में है। टेस्ट मैच में 600 विकेट और पहले तेज गेंदबाज, और T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज आपके वेस्ट इंडीज के बने हैं, इवेन ब्रावो। आगे बढ़ते हैं। इशिका चौधरी, ये भारत की है, हॉकी खेल से संबंधित, उनको एकलव्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार मिला है इनको? एकलव्य पुरस्कार मिला है। किसको? भारत की इशिका चौधरी को मिला है। तो दोस्तों, ये थी आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटिव कंप्लीट न्यूज़ का एक कंपाइलेशन, जो हम कम समय में ज़्यादा डाटा आपको प्रोवाइड करने की हर बार कोशिश करते हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप हमारी इस मंथ से नेक्स्ट मंथ की वीडियो देखेंगे, उसमें आपको डाटा इतने अच्छे तरीके से लगा कर दिया जाएगा कि आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वो आपको वीडियो मिलेगी। तो आपसे कहूँगा कि मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ, मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करूं। तो आगे देखते हैं आपके लिए क्या है कुछ खास है। अपॉइंटमेंट्स। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे कि किस डिपार्टमेंट में किस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है। तो चलिए दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। नंबर 1 आता है आपका उत्तराखंड के मुख्य सचिव। तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए? आपके ओम प्रकाश नियुक्त हुए हैं। ओम प्रकाश जी अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। SBI म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? विजय टोन्स बने हैं। कौन बने हैं? विजय टोन्स बने हैं। पश्चिमी वायु सेना के कमांडिंग इन चीफ किसको बनाया गया? VR चौधरी को बनाया गया। VR चौधरी क्या बने हैं? आपके पश्चिमी वायु सेना कमांडिंग इन चीफ बने हैं। नेक्स्ट आता है आपका DRDO के अध्यक्ष। DRDO के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके सतीश रेड्डी बने हैं। कौन बने हैं? आपके DRDO के अध्यक्ष सतीश रेड्डी बने हैं। और DRDO के चेयरमैन कौन है? के सिवान है। क्या नाम है उनका? के सिवान, जिनको अभी वॉन कर्मन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका HDFC बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? शशिधर जगदीशन बने हैं। कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन बने हैं, आपके HDFC बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। नेक्स्ट आता है आपका SBI प्रबंध संचालक। किसकी बात कर रहे हैं हम? SBI प्रबंध संचालक की बात कर रहे हैं। कौन बने? आपके अश्वनी भाटिया बने हैं। कौन बने? आपके अश्वनी भाटिया जी बने हैं। कैग ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनना, कैग ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। ये कौन बने? आपके GC मुर्मू बने। और किस नंबर के बने? 14 नंबर के बने हैं। कौन से नंबर के बने हैं? 14 नंबर के बने हैं। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लिया कभी हाल ही में GC मुर्मू कैग ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त हुए हैं। किस नंबर के कैग ऑफ इंडिया बने हैं? तो किसी नंबर के बने हैं? आपके 14 नंबर के कैग ऑफ इंडिया बने हैं। नेक्स्ट आता है आपका चुनाव आयुक्त। किसकी बात है? चुनाव आयुक्त। ये कौन बने? आपके राजीव कुमार बने हैं। राजीव कुमार अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त बने हैं। क्या बने हैं? चुनाव आयुक्त बने हैं आपके। कौन? राजीव कुमार बने हैं। नेक्स्ट आपका जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल किसे चुना गया? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल किसे चुना गया? आपका मनोज सिन्हा जी को चुना गया। कौन बने? आपके मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल चुने गए हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेघालय के राज्यपाल। मेघालय के राज्यपाल कौन बने? आपके सत्यपाल मलिक जी बने। कौन बने? सत्यपाल मलिक जी आपके मेघालय के राज्यपाल बने हैं। सेबी के अध्यक्ष कौन बने? आपके अजय त्यागी जी बने। अजय त्यागी जी को अभी हाल ही में किसका अध्यक्ष बनाया गया? सेबी का अध्यक्ष बनाया गया। बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, यानी कि BSF की बात करते हैं। तो BSF के महानिदेशक कौन बने? आपके राकेश अस्थाना जी बने हैं। कौन बने? राकेश अस्थाना जी बने हैं। UPSC के अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रदीप जोशी जी को चुना गया है। और CRPF के महानिरीक्षक कौन बने हैं? PC रानी पसे बने हैं। कौन बने हैं? PC रानी पसे बने हैं। अब ये देखा ना, ये आपके BSF के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना,
और ये हैं आपके सीआरपीएफ के महानिरीक्षक पीसी रानीपसे। आपने इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से याद करना है। ये ना हो कि आप बीएसएफ की ये कर दें और महानिरीक्षक सीआरपीएफ की ये कर दें। ध्यान रखना, बीएसएफ राकेश अस्थाना, सीआरपीएफ महानिरीक्षक पीसी रानीपसे। अगर आप रानीपसे भी याद रखते हैं तो आपको अपने ऑप्शंस में से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने में इजीली होगी, तो आप रानीपसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका त्रिनाद टोबैको के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कित रोवले बने। कौन बने आपके? कित रोवले आपके त्रिनाद टोबैको के प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों मैं इस बार के जो आपकी अपॉइंटमेंट्स है इसमें मैं आपको हर चीज़ कंपाइल की, जो आपकी इंटरनेशनल थी और जो आपकी नेशनल थी, मैंने उन सभी को एक साथ ही कंपाइल किया था। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि आपकी जो नेशनल अपॉइंटमेंट्स होंगी, जो आपकी कौन सी अपॉइंटमेंट होगी, आपकी जो आपकी नेशनल अपॉइंटमेंट होगी और जो आपकी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट होगी, हम इनको अलग अलग करेंगे। उससे क्या होगा कि आप अपनी नेशनल अपॉइंटमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे और इंटरनेशनल पे आप जो इंपॉर्टेंट है वही याद करना, जिससे क्या होगा कि आप इसको ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे और उसके बाद आप इंटरनेशनल को सिर्फ एक बार देख लेना, जिससे कि आपके एग्जाम में ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्या आपका आईआईटी, तो हम किसकी बात करेंगे? हम आईआईटी की बात करने वाले हैं। तो आईआईटी के बारे में पढ़ते हैं कि किस आईआईटी ने क्या ऐसा किया है कि जो हमारे एग्जाम का पार्ट बन सकती है। तो नंबर 1 बात करते हैं हम आईआईटी दिल्ली की। आईआईटी दिल्ली ने क्या क्या किया है कि इसने एडवांस डाटा मैनेजमेंट ऑन सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एनएचएआई के साथ समझौता किया है। एनएचएआई क्या है आपका? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी ने समझौता किया? आपका आईआईटी दिल्ली ने किया। ये रही आपकी आईआईटी दिल्ली की पहली न्यूज़। सेकंड न्यूज़ क्या है? वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ समझौता किया। किसके साथ समझौता किया इसने? बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ समझौता किया है वायु की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। तीसरी न्यूज़ क्या है इनकी? रोबोटिक्स पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाने के लिए प्रौद्योगिकी विभाग ने 170 करोड़ रुपए दिए। किसको दिए? आईआईटी दिल्ली को दिए हैं। तो आईआईटी दिल्ली के 3 समझौते रहे हैं। तो कौन कौन से रहे हैं वो देखते हैं। एनएचएआई के साथ समझौता रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में, बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ रहा है वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए, और रोबोटिक्स पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाने के लिए प्रौद्योगिकी विभाग के साथ आईआईटी दिल्ली का समझौता हुआ है। कितने करोड़ का? 170 करोड़ रुपए का ये समझौता रहा है। तो ये तीनों न्यूज़ आप याद रखें कि आईआईटी दिल्ली के बारे में है, एग्जाम में पूछ लेगा। नेक्स्ट आपका आईआईटी कानपुर। इसने क्या किया? स्वदेशी सीड बॉल बीज को तैयार किया है। क्या किया इसने कि कहीं पर भी प्लांटेशन करने के लिए इसने एक जैसी आपकी बॉल होती है ऐसी ही आपकी सॉइल की मिट्टी की बॉल तैयार की है, जिसमें आपकी खाद भी होगी, मिट्टी भी होगी और अलग अलग तरह के उसमें बीज भी होंगे। आपने जहाँ पर भी आपने एक ज़मीन में जहाँ पर भी आपने पेड़ लगाना है, आप उस सिर्फ बॉल को फेंक दीजिए। जैसी बारिश होगी, बारिश होने के बाद वो बॉल आपकी थोड़ी घुल जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी और उसके अंदर जो बीज होंगे वो आपके वृक्ष के रूप में आपको मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्टैक्ट लेस प्लांटेशन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके कोरोना के बढ़ने का डर रहता है। अब कोरोना को भी कम से कम फैलाएं और अपने एनवायरनमेंट को शुद्ध बनाएं, तो उसके लिए आईआईटी कानपुर ने आपका स्वदेशी सीड बॉल बीज को तैयार किया है। और इस स्वदेशी सीड बॉल का क्या नाम है? बीज। क्या नाम है इसका? बीज। अब बीज की फुल फॉर्म क्या है? बायो कॉम्पोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। तो आपने याद रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये क्या है? आपका एक स्वदेशी सीड बॉल है, बीज। किसने बनाया? आपका आईआईटी कानपुर ने बनाया है। नेक्स्ट आपका आईआईटी बॉम्बे। इन्होंने क्या किया कि दिल्ली के कन्नॉट प्लेस पर स्मोक टावर लगाने के लिए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ समझौता किया। अब पूछ लेगा कि दिल्ली के कन्नॉट प्लेस पर, कहाँ पर? दिल्ली के कन्नॉट प्लेस पर स्मोक टावर लगाने के लिए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो कौन सी आईआईटी आपकी? आईआईटी बॉम्बे है। आईआईटी बॉम्बे, टाटा पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड, दिल्ली कन्नॉट प्लेस स्मोक टावर। मैं इस न्यूज़ में क्या करता हूं कि पूरी न्यूज़ आपको ना बताकर सिर्फ उसके की पॉइंट्स लेके आता हूं, और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसके भी की पॉइंट्स को याद कीजिए। क्या याद करना है आपने? सीधा सीधा आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली कन्नॉट प्लेस स्मोक टावर, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। बस आपने 3 की पॉइंट याद करने हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन होगा डेफिनेटली आप उसको टिक कर लेंगे। तो कौन कौन से? आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली कन्नॉट प्लेस स्मोक टावर, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। बस आप इतना याद करेंगे डेफिनेटली आपके याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आईआईटी रोपड़। इसने क्या किया है कि मोमेंटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर कीटाणुनाशक उपकरण यूवी सेफ लॉन्च किया है। कौन सा लॉन्च किया है? यूवी सेफ कीटाणुनाशक एक उपकरण है जिसको आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। नेक्स्ट आपका आईआईटी खड़गपुर। इसने क्या किया कि अध्यापकों के लिए ई क्लासरूम दीक्षक बनाया। क्या बनाया? ई क्लासरूम दीक्षक बनाया।
अब ये ई क्लासरूम से क्या मतलब है? ई क्लासरूम से मतलब है आपकी आज के टाइम में जैसे कोरोना चल रहा है तो आपकी जितनी भी एजुकेशन है, जितनी भी क्लासेस है, वो आपकी ऑनलाइन चल रही है। तो एक ऑनलाइन पोर्टल उन्होंने तैयार किया है जिससे जो आप टीचर्स हैं वो घर पर ही बैठे अपने स्टूडेंट्स को एक ईजी वे में, एक अच्छे तरीके में और अच्छी क्वालिटी में उनके घर तक शिक्षा को पहुंचा सकें, उनको शिक्षित कर सकें। तो उसी के लिए आईआईटी खड़गपुर ने ई क्लासरूम दीक्षक को बनाया है। नेक्स्ट आपका आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने क्या किया? आपका इनोवेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट की लिस्ट में टॉप किया। किसमें? इनोवेटिव एजुकेशन लिस्ट में किसने टॉप किया? आपका आईआईटी मद्रास ने किया। याद रखना है कि इनोवेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट की लिस्ट में किस आईआईटी ने टॉप किया? आपका आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। नेक्स्ट आपका आईआईटी एलुमिनी काउंसिल। क्या नाम है आपका? आईआईटी एलुमिनी काउंसिल है। इसने क्या किया कि दुनिया में सबसे तेज और सबसे बड़े हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाने के लिए रूस के साथ समझौता किया। अब इन्होंने क्या समझौता किया है कि ये दुनिया का, कहाँ का? पूरे वर्ल्ड का, ध्यान रखना कि ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे तेज और सबसे बड़ा हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने के लिए रूस के साथ अपनी आईआईटी, जो कि क्या नाम है, आईआईटी एलुमिनी काउंसिल ने समझौता किया है। तो दोस्तों ये पूरा कंपैरिजन था आपका आईआईटी से रिलेटेड था, जिसमें मैंने आईआईटी से रिलेटेड आपको सभी न्यूज़ बताई हैं। मैं आपसे आशा करूंगा कि आप सभी को आपकी अच्छे से समझ में आई होंगी, आप इनको अच्छे से याद करेंगे। अब इससे आगे पढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या कुछ खास है। स्कीम्स। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे किसकी? स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। अब स्कीम्स में क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि किस स्टेट ने अपने वहाँ के व्यक्तियों के लिए, जो उसके स्टेट के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने व्यक्तियों के लिए क्या कुछ नई स्कीम को शुरू किया है, कौन सी नई एप्लीकेशन को शुरू की, या कौन सी उन्होंने ऐसी योजना शुरू की है जो हमारे एग्जाम का पार्ट बन सकती हैं। अब उन स्कीम्स का, उन योजनाओं का क्या पर्पज़ रहा है, उस पर्पज़ के बारे में बात करेंगे। क्योंकि क्या होगा कि एग्जाम में वो आपको पर्पज़ देगा और पूछ देगा कि इस पर्पज़ के लिए इस स्टेट ने कौन सी योजना को शुरू किया है। तो आपको वन लाइन की फॉर्म में आपको उसके पर्पज़ को भी याद रखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 आता है हमारा दिल्ली। किसकी बात करते हैं? हम दिल्ली की बात करते हैं। इस मंथ दिल्ली ने 2 नई योजनाओं को शुरू किया है। नंबर 1 आती है आपकी भूकंप जागरूकता अभियान और नंबर 2 आता है आपका हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड। अब इनके पर्पज़ क्या रहे हैं वो देखते हैं। भूकंप जागरूकता अभियान का पर्पज़ रहा है कि लोगों में भूकंप के प्रति जागरूकता को फैलाने के लिए कुछ स्कीम्स, कुछ योजनाएं और कुछ एप्लीकेशंस उनके नाम से ही डिफाइन हो जाएंगी कि उनका पर्पज़ क्या रहा, परंतु कुछ ऐसी होंगी कि जिनको आपको अलग से याद करना पड़ेगा। अब यही बात करता हूँ भूकंप जागरूकता अभियान की। आप डायरेक्टली इससे टिक कर सकते हैं कि लोगों में भूकंप के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको शुरू किया। और किसने शुरू किया? दिल्ली ने शुरू किया। सेकेंड वन आती है इसकी हेल्थी बॉडी और हेल्थी माइंड। ये किस लिए है? कि अपने घरों तक सीमित युवाओं को स्वस्थ रखने के लिए, कि इस लॉकडाउन के समय में, इस लॉकडाउन पीरियड में जितना भी युवा है वो घर के अंदर है। घर के अंदर होने के से उसको क्या नुकसान है कि वो मेंटली प्रेशराइज हो रहा है कि उसका फ्यूचर क्या होगा, आगे जॉब मिलेगी या फर्दर स्टडीज़ क्या होगी, वो कैसे प्लान करे अपने फ्यूचर को। तो उस वजह से वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी नहीं रख पा रहा है। तो उन युवाओं को उस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। उसी के लिए दिल्ली सरकार ने योजना शुरू की है। कौन सी? हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड। तो दिल्ली सरकार की कौन सी 2 योजनाएं हो चुकी हैं? भूकंप जागरूकता अभियान और नंबर 2 आपकी हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आता है आपका मिजोरम। मिजोरम ने क्या शुरू किया? आपका ग्रीन एजी परियोजना को शुरू किया है। क्या शुरू किया? आपका ग्रीन एजी परियोजना को किसने शुरू किया? मिजोरम ने शुरू किया है। और इसका पर्पज़ क्या रहा? किसानों को खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो किसानों की खेती को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में मिजोरम राज्य ने किस योजना को शुरू किया है? ग्रीन एजी परियोजना को शुरू किया है। नेक्स्ट वन आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देखो दोस्तों, मैं जितना भी पढ़ता हूँ मेरे को लगता है कि मध्य प्रदेश आपका सबसे ज़्यादा योजनाओं को, सबसे ज़्यादा अभियान को शुरू करने वाला राज्य है। हर मंथ इसकी 4 से 5 अभियान, 4 से 5 योजनाएं इसकी डेफिनेटली आती ही आती हैं और इसमें से आपका एग्जाम का पार्ट भी बनेगा। तो मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 आती है एक मास्क अनेक जिंदगी। ये क्या आपका एक तरह का जागरूकता अभियान है कि लोगों के बीच कोरोना से बचाव के लिए मास्क की उपयोगिता को बताने के लिए इस जागरूकता अभियान को शुरू किया है। किसने शुरू किया? आपका मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। नंबर 2 आता है आपका बफर में सफ़र। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य रहा है कि मानसून में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, कि कोरोना काल में आपको पता है कि कोई भी देश दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों का प्रवेश बंद कर चुका है। उस वजह से पर्यटन को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। अब उस पर्यटन को फिर से बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बफर में सफ़र योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट आता है आपका
गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश। क्या है आपका? गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश। किसकी? आपके मध्य प्रदेश की। जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है और नाम से आप इसका पर्पज लगा सकते हैं कि गंदगी को दूर करने के लिए, मध्य प्रदेश को गंदगी मुक्त करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। नेक्स्ट आता है आपका एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। क्या नाम है? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। मध्य प्रदेश का एक अभियान है जिसका पर्पज रहा है कि पुलिस पर्सनली बुजुर्गों व लाचारों की मदद करेगी। कि कोरोना काल में जितने भी आपके बुजुर्ग होंगे, जो लाचार होंगे, जो स्वयं की सहायता नहीं कर सकते, जो आपकी उस जगह की जो पुलिस होगी, जो पुलिस स्टेशन होंगे, वो पर्सनली उन व्यक्तियों की मदद करेगी। अब उस अभियान को एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। किसका है? ये आपका मध्य प्रदेश का है। आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने रजिस्टर के स्कीम वाले पार्ट में आपने इनको लिख लेना है और डेली इसको 5 मिनट, सिर्फ ओनली 5 मिनट से डेली रिवीजन करना है, जिससे ये सारे के सारे आपके याद हो जाएंगे। कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, सिर्फ आपको ज़रूरत है थोड़ा सा फोकस रहने की। आप अपने एम के लिए फोकस रहिए, डेली स्टडी कीजिए, डेली 5 मिनट का रिवीजन कीजिए, डेफिनेटली आपके याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेट आपका जम्मू कश्मीर। हम किसकी बात करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर ने कौन सा शुरू किया? आपका बैक टू विलेज। नंबर 1 आता है आपका कौन सा? बैक टू विलेज। इसका क्या पर्पज रहा है कि गाँवों में समुदायों की मदद से विकास कार्य में तेजी लाने के लिए। अब इसने जम्मू कश्मीर ने क्या किया है, जितने भी गांव के समुदाय हैं, इसका मतलब कि गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी मदद से विकास कार्य जो सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, उनमें तेजी लाई जाए। इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने बैक टू विलेज योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट आता है इनका नशा मुक्ति अभियान। ये भी किसका है? जम्मू कश्मीर का है। क्या पर्पज रहा? ड्रग्स व्यापार पर बैन लगाने के लिए, कि अपना जो यूथ है, अपने देश का जो यूथ है, राज्य का जो यूथ है, उसको ड्रग्स की लत से बचाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने नशा मुक्त अभियान को शुरू किया था। नेक्स्ट स्टेट आता है आपका आंध्र प्रदेश। किसकी बात करते हैं हम? अब बात आती है आपकी आंध्र प्रदेश की। इसने शुरू किया आपका ई रक्षाबंधन। क्या शुरू किया इसने? ई रक्षाबंधन शुरू किया। पर्पज क्या रहा इसका? कि महिलाओं व बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने के लिए। आपको पता है कि आज के समय में हर काम में आपका ऑनलाइन हो रहा है, हर कार्य ऑनलाइन चल रहा है, चाहे वो स्टडी हो या कोई मोबाइल की ट्रांजेक्शन हो या कुछ भी हो, आपको वर्चुअली हर काम चल रहा है। अब वर्चुअली जितने भी क्राइम होते हैं उनको साइबर क्राइम बोला जाता है, जो कि आपका महिलाओं और बच्चों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि महिलाओं को और बच्चों को इस फील्ड की ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाती और कोई भी आसानी से उनको हैक कर लेता है। अब उसी साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किनके बीच? महिला और बच्चों के बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने ई रक्षाबंधन को शुरू किया था। तो ई रक्षाबंधन किसका अभियान है? आपका आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट आता है इसका YSR चेयुता योजना। किस योजना की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं YSR चेयुता योजना। ये किसकी? आपकी आंध्र प्रदेश की है। इसका क्या पर्पज रहा? 45 से 60 वर्ष की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। क्या आपकी जो 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की जितनी भी महिलाएं होंगी, उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और किस योजना के तहत है? YSR चेयुता योजना के अंतर्गत है। नेक्स्ट आता है आपका UPI पेमेंट सुविधा। किसकी बात है? UPI पेमेंट सुविधा की बात है। अब ये कहाँ पर शुरू हुई है? ये आपके आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। क्या पर्पज रहा इसका? कि गाँवों में ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, कि कोरोना काल में कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पेमेंट्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अब उसी के चलते कि गाँवों में भी ऑनलाइन पेमेंट बढ़े और कोरोना काल का कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजेक्शन को रोका जा सके, इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने UPI पेमेंट सुविधा को शुरू किया है। नेक्स्ट आता है आपका आरोग्य मित्र। क्या आता है आपका? आरोग्य मित्र। अभी आरोग्य मित्र किसका है? आंध्र प्रदेश का ही है। तो आंध्र प्रदेश सरकार में क्या नियुक्त होंगे? आपके आरोग्य मित्र नियुक्त होंगे। आरोग्य मित्र कहाँ पर नियुक्त होंगे? आपके आंध्र प्रदेश राज्य में नियुक्त होंगे। इनका पर्पज रहेगा कि रोगियों की मदद की जाए, कि जितने भी आपके रोगी होंगे, चाहे वो कोरोना के हों या वो आपके नॉर्मली पेशेंट हो, कि उनकी जहाँ तक पॉसिबल वहाँ तक उनकी मदद की जाए। उसके लिए आरोग्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे। और कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका उड़ीसा। किसकी बात करते हैं? हम उड़ीसा की बात करते हैं। अब इसने किस योजना को शुरू किया? इसने एक पोर्टल शुरू किया, उसका नाम क्या है? अग्निशम सेवा पोर्टल। क्या पोर्टल है? अग्निशम सेवा पोर्टल आपका किसका है? उड़ीसा का है। इसका पर्पज क्या रहा? भवनों को अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रदान करने के लिए। अब क्या है कि जो भी आपका नया भवन बनता है, उस भवन के निर्माण के बनने के बाद अग्निशमन सेवा के द्वारा उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब उस प्रमाण पत्र को लेने के लिए अग्निशमन के ऑफिस में जाना पड़ता है, वहाँ पर पंजीकरण करना पड़ता है, जिससे वहाँ पर भीड़ बनी रहती है। अब कोरोना काल में इस भीड़ से बचने के लिए, कॉन्टैक्ट्स एक दूसरे के संपर्क में ना आए, उससे बचने के लिए ऑनलाइन ही इस प्रमाण पत्र को
प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए उड़ीसा सरकार ने अग्निशम सेवा पोर्टल को शुरू किया। तो उड़ीसा सरकार ने किसकी बात कर रहे हैं, उड़ीसा सरकार ने भवनों के अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र को ऑनलाइन प्रदान करने के लिए किस पोर्टल को शुरू किया, अग्निशम सेवा पोर्टल को शुरू किया। आपने नाम बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखना, अग्निशम सेवा पोर्टल। कभी कभी वो कैसे कर लेता है कि इन 3 वर्डों के साथ भी आपस में एक गेम खेल लेता है कि इसकी जगह कुछ और, इसकी जगह कुछ और, इसकी जगह कुछ और, तो बच्चे उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टिक करें। तो आपने एग्जैक्ट नाम याद करना है, अग्निशम सेवा पोर्टल। आगे आपका हरियाणा। किस राज्य की बात करते हैं हम बात करते हैं हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा ने क्या शुरू किया, परिवार पहचान पत्र को शुरू किया है। इसको आप पी और पी भी बोल सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में आपके एग्जाम में पी भी दे सकता है, ये भी आप याद रखना। इसका उद्देश्य क्या रहा, सभी सरकारी योजनाओं को एक साथ जोड़ने के लिए कि सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाओं को प्रोवाइड किया जा रहा है, अब जो उसके एलिजिबल बंदे हैं उन सभी सरकारी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर ही जोड़ दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म पर ही उनको लाया जाए, जिससे सभी को सुविधा मिल सके। इसके लिए हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू किया और इसका दूसरा नाम क्या है, पी भी इसका नाम है। नेक्स्ट आता है आपका मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। ये भी किसकी, आपकी हरियाणा की है। इसका पर्पस क्या रहा आपका, बच्चों का पोषण तंत्र मजबूत करने के लिए कि जितने भी आपके बच्चे होते हैं उनको बचपन से ही उनके पोषण तंत्र को मजबूत रखा जाए, जिससे आने वाला वक्त उनके लिए और मजबूती लेके आए। इसके लिए हरियाणा राज्य ने कौन सी योजना शुरू की, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को शुरू किया। नेक्स्ट आता है आपका महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। किसकी बात करते हैं, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की बात करते हैं। पर्पस क्या रहा, महिला को सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन देने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने किस योजना को शुरू किया, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना को शुरू किया। नेक्स्ट बात है आपका छत्तीसगढ़ राज्य। किस राज्य की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। इसकी कौन कौन सी योजनाएं हैं, शहीद महेंद्र करम तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। क्या नाम है, शहीद महेंद्र करम तेंदुपत्ता संग्राहक सुरक्षा योजना। ये किसकी, आपकी छत्तीसगढ़ की है। इसका पर्पस क्या रहा, तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में लगे परिवारों को मृत्यु पर वित्तीय सहायता देने के लिए। आपका छत्तीसगढ़ का एक बिजनेस कह लीजिए या एक कार्य कह लीजिए, वो है आपका तेंदुपत्ता का संग्रहण कार्य है। मतलब तेंदुपत्ता आपका एक तरह का फल होता है, एक तरह का पेड़ होता है जिसको तोड़कर इकट्ठे किया जाता है। अब इस कार्य में जितने भी परिवार लगे हुए हैं, जब भी उसमें से किसी की मृत्यु होगी तो उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। और किस योजना के तहत दी जाएगी, शहीद महेंद्र करम तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दी जाएगी। और ये योजना किसकी, आपकी छत्तीसगढ़ राज्य की। डेफिनेटली आपका एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा इन सभी योजनाओं में से हर बार पूछता है किसी न किसी एग्जाम में, डेफिनेटली 1 या 2 नंबर, कभी कभी 3 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए कहूँगा दोस्तों, हर चीज़ पढ़ना, आराम से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। इनकी नेक्स्ट योजना आती है आपकी इंदिरा वन मितान योजना। कौन सी योजना, इंदिरा वन मितान योजना। ये किस लिए है कि वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ने कौन सी योजना शुरू की है, इंदिरा वन मितान योजना को शुरू किया। नेक्स्ट आपकी पढ़ाई तुहर दुआर। कौन सी योजना है, पढ़ाई तुहर दुआर है। ये किस लिए, आपके बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ने किस योजना को शुरू किया, पढ़ाई तुहर दुआर योजना को शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, मणिपुर। किसकी बात करते हैं, मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर राज्य ने क्या किया है कि महिलाओं को न्याय में दिलाने में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की है। किसने, मणिपुर राज्य ने। इनका क्या पर्पस होगा कि महिलाओं को न्याय दिलाने में तेजी लाई जाएगी। नेक्स्ट स्टेट आता है आपका कर्नाटका। किसकी बात करते हैं, कर्नाटका की बात करते हैं। इसने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और क्या नाम है उस एप्लीकेशन का, कश्यू इंडिया ऐप। क्या नाम है, कश्यू इंडिया ऐप उस एप्लीकेशन का नाम है। उसका पर्पस क्या रहा, किसानों को फसल व बाजार की खबरें प्रदान करने के लिए कि आपका जितना भी किसान है वो अपनी फसल से जुड़ी जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी, बाजार से मंडी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी, वो उसको उसके फ़ोन पर कश्यू इंडिया ऐप के थ्रू मिलती रहेगी, जिससे वो अपने कार्य में और मॉडर्नाइजेशन ला सके और जो आज के टाइम में डिमांड है मार्केट में उसका फसल को वो उगा सके। तो इसके लिए कर्नाटक सरकार ने कश्यू इंडिया ऐप को शुरू किया। नेक्स्ट स्टेट पढ़ते हैं,
उत्तर प्रदेश। तो नेक्स्ट स्टेट आता है आपका उत्तर प्रदेश आता है। अब उत्तर प्रदेश ने क्या शुरू किया, दामिनी शुरू किया। ये क्या है आपका, एक तरह का महिला हेल्पलाइन नंबर है। तो दामिनी महिला हेल्पलाइन नंबर किस राज्य का, उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का क्या है आपका, दामिनी महिला हेल्पलाइन नंबर है। और लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश राज्य ही महिला हेल्प डेस्क की भी स्थापना करेगा हर पुलिस स्टेशन पे। किसकी स्थापना करेगा, वुमेन हेल्प डेस्क की भी स्थापना करेगा। कौन, आपका उत्तर प्रदेश। दूसरी योजना इसकी एनआरआई एकीकृत पोर्टल। क्या है, एनआरआई एकीकृत पोर्टल। इसका पर्पज क्या रहा, विदेशी एनआरआई लोगों की मदद के लिए। अब ये क्या है, ये है कि आपका विदेशों से जितने भी आपके एनआरआई हैं जो विदेशों में रहते हैं उनको एनआरआई कहा जाता है। जब वे कोरोना काल में लौटकर अपने राज्य में वापस आए, अपने उत्तर प्रदेश में वापस आए हैं, तो उनको पूरी तरह से मदद प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल को शुरू किया है। नेक्स्ट आता है आपको गुवाहाटी। किसकी बात करते हैं, गुवाहाटी की बात करते हैं। इसने क्या शुरू किया, फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू किया। जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर है, इसका पर्पज बाढ़ की पूर्व सूचना के लिए। तो बाढ़ की पूर्व सूचना के लिए गुवाहाटी राज्य ने किस योजना को या किस सिस्टम को शुरू किया, फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम को शुरू किया। नेक्स्ट आता है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने क्या किया, हिम हल्दी दुग्ध योजना को शुरू किया। किस योजना को शुरू किया, हिम हल्दी दुग्ध योजना को शुरू किया। और इसका पर्पज क्या रहा, रोग प्रतिरोधक अक्षमता बढ़ाने के लिए। क्या रहा इसका, रोग प्रतिरोधक अक्षमता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश ने हिम हल्दी दुग्ध योजना को शुरू किया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका असम। तो असम ने किस योजना को शुरू किया, अरुणोदय योजना को शुरू किया। इसका पर्पज रहा कि कोरोना काल में दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। कि जो भी आपके फाइनेंशियली वीक फैमिलीज होंगी उनको कोरोना काल में उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी। और किस राज्य के द्वारा दी जाएगी, असम के द्वारा दी जाएगी। किस योजना के तहत दी जाएगी, अरुणोदय योजना के तहत दी जाएगी। नेक्स्ट स्टेट आता है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने क्या शुरू किया, कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। इसका पर्पज क्या रहेगा, 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसकी दूसरी क्या रही, कोविड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम रहा है। ये किस लिए, अस्पतालों के मरीजों की समस्याओं के निवारण के लिए। तो अस्पतालों में जितने भी मरीज होंगे उनकी समस्याओं के निवारण के लिए कोविड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया। कहाँ बनाया गया, आपका पश्चिम बंगाल में बनाया गया। नेक्स्ट आता है आपका गुजरात। गुजरात ने क्या किया कि फसलों के बीमे के लिए, किसके लिए, फसलों के बीमे के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू किया। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जो कि फसलों के बीमे के लिए है, किस राज्य का है, आपका उत्तर प्रदेश राज्य की है। तो उत्तर प्रदेश ये गुजरात की है। किस राज्य की, आपकी गुजरात की है। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। नेक्स्ट स्टेट आता है आपका नागालैंड। नागालैंड ने क्या शुरू किया, येलो चैन शुरू की है। किसके लिए, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में नागालैंड राज्य ने येलो चैन को शुरू किया था। नेक्स्ट आता है आपका पंजाब। किसकी बात है, आपकी पंजाब की बात है। पंजाब ने क्या किया, मुफ्त स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम शुरू किया। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया, मुफ्त स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम शुरू किया। इसका पर्पज़ क्या रहा कि शिक्षा के लिए युवा को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। शिक्षा के लिए युवा को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि कोरोना काल में बच्चों की स्टडी नहीं रुकेगी, वो ऑनलाइन अपनी स्टडी को कर सकेंगे और अपने फ्यूचर को सेव कर सकेंगे। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु स्टेट। कौन सा स्टेट आपका, तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने क्या शुरू किया कि पोस्ट कोविड-19 फॉलो क्लिनिक शुरू किए कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए। कि जिनको कोरोना के सिम्टम्स थे या जिनको कोरोना हुआ था, वो ट्रीटमेंट के बाद जब पूरी तरह से ठीक हो गए तो उनकी निगरानी के लिए पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू हुए। और ये क्लिनिक कहाँ पर शुरू किए गए, आपके तमिलनाडु राज्य में शुरू किए गए। तो दोस्तों ये थे आपके 19 राज्यों की, 19 स्टेट की एक लिस्ट, जो कि आपको उनकी स्कीम, उनकी कोई योजना या उनकी किसी एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया गया, जिसमें हमने उनके पर्पज़ को भी पढ़ा। आपने ये सभी अच्छे से याद करनी है, इनको ध्यान रखना है और अपनी एक नोटबुक में इनको नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की थी स्कीम्स के बारे में बात की है। अब हम बात करने वाले हैं बुक्स के बारे में। किसकी बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं आपकी बुक्स के बारे में बात करेंगे। ये बुक्स और ऑथर आपका एग्ज़ाम का एक वो पार्ट है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। आप चाहकर भी मिस मत करना इसे, क्योंकि हर बार 2 नंबर का आपकी बुक्स एंड ऑथर का डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये अभी फ़लाना बुक रिलीज़ हुई है, अब इस बुक का ऑथर कौन था, या अभी अभी आपको दे देगा किसी भी ऑथर का नाम दे
दे देगा और पूछ लेगा कि इसकी बुक कौन सी है, ये आपसे पूछ लेगा। तो आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। आप सोचेंगे कि मैं जितनी टेबल लेके आया हूँ, मैं हर टेबल में आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ और ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, यही चीज़ सच्चाई है। आप ट्रस्ट कीजिए मेरी बात पर कि हर टेबल से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। हर टेबल में इसीलिए आपके लिए छोटी छोटी टेबल लेके आता हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी रहे, आपको ईजी पड़े याद करना। मैं चाहूँ तो आपके लिए पूरे पूरे पैराग्राफ भी लेके आ सकता हूँ न्यूज़ के लिए, बट वो आपको याद करने में ईजी नहीं रहेंगे। और भी कई चैनल हैं जो आपको उस तरह का डाटा प्रोवाइड करेंगे, मगर मैं चाहता हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और सिंपल से सिंपल वे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मैं आपको पढ़ा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं, हम अपना बुक्स का सेशन शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बुक आती है सियासत में सदस्यता। किसकी बात करते हैं? सियासत में सदस्यता। ये किसकी बुक रही है? आपकी अरविंद शर्मा की बुक रही है। तो अभी हाल ही में अरविंद शर्मा की एक बुक आई है जिसका नाम क्या है आपका? सियासत में सदस्यता। नेक्स्ट आती है आपकी कोरोना कवितकल। क्या नाम है आपका? कोरोना कवितकल। ये किसकी रही है? PS श्रीधर पिल्ले की रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको मिस मत करना, इसको याद करना, बार बार रिपीट करना। कोरोना कवितकल किसकी रही है? PS श्रीधर पिल्ले की रही है। किसकी रही है? PS श्रीधर पिल्ले कोरोना कवितकल रही है इनकी। नेक्स्ट आपकी रनिंग टूवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ ए अनकन्वेंशनल लाइफ। क्या नाम रहा इसका? नाम है आपका बुक का रनिंग टूवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ। ये किसकी रही है? आपकी तेंजिन प्रियदर्शी की रही है। किसकी रही है? तेंजिन प्रियदर्शी की कौन सी बुक रही है आपकी? रनिंग टूवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ। नेक्स्ट आती है आपकी विशेष कोड टू विन। क्या रही है आपकी? विशेष कोड टू विन नहीं है, ये किसकी? आपकी निरुपमा यादव की है। अब ये क्या है? विशेष आपका एक बास्केटबॉल प्लेयर है, उनकी बायोग्राफी है ये, जिसको रिलीज़ किया आपका निरुपमा यादव ने इसको रिलीज़ किया। इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना, इस बुक को भी आपने मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना है और बार बार इसको याद करना है। क्या नाम है? विशेष कोड टू विन निरुपमा यादव। नेक्स्ट आपका द कोरोना वायरस व्हाट यू नीड टू नो अबाउट ग्लोबल पैंडेमिक। क्या नाम है बुक का? द कोरोना वायरस व्हाट यू नीड टू नो अबाउट ग्लोबल पैंडेमिक। अब इसके 3 लेखक हैं, इसके 3 लेखक हैं, आपने तीनों के ही नाम याद करने हैं। क्या नाम है? डॉक्टर स्वप्निल पारिक, डॉक्टर राजेश पारिक और मेहरा देसाई। इसके 3 राइटर हैं, तीनों ही नाम आपने याद करने हैं। डॉक्टर स्वप्निल पारिक, डॉक्टर राजेश पारिक और मेहरा देसाई, तीनों नाम आप याद रखेंगे इस बुक के। नेक्स्ट है आपका क्रिकेट द्रोणा। क्या नाम है आपका? क्रिकेट द्रोणा। इसके राइटर कौन है आपके? जतिन और आनंद बसु। इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। किस बुक को? क्रिकेट द्रोणा को। नेक्स्ट है आपकी दी स्वच्छ भारत रेगुलेशन। क्या नाम है बुक का? दी स्वच्छ भारत रेगुलेशन। ये किसके द्वारा लिखी गई है? परमेश्वरन अय्यर के द्वारा लिखी गई है। तभी हाल ही में परमेश्वरन अय्यर के द्वारा किस बुक को लिखा गया आपका? दी स्वच्छ भारत रेगुलेशन को लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपकी आवर होली होम ए क्लाइमेट अपील टू वर्ल्ड। क्या नाम है आपकी बुक का? आवर होली होम ए क्लाइमेट अपील टू वर्ल्ड। ये किसके द्वारा लिखी गई? दलाई लामा के द्वारा लिखी गई और इसके को ऑथर रहे हैं, मतलब इसके सह लेखक रहे हैं फ्रांज अल्ट रहे हैं। कौन रहे हैं आपके? फ्रांज अल्ट। तो आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा कि इसके ऑथर के लिए आपको दलाई लामा ही मिलेंगे। अगर बाई चांस एग्जामिनर और डीपली पूछ ले तो आपको इससे को ऑथर पूछ लेगा फ्रांज अल्ट। क्या नाम है? फ्रांज अल्ट। तो आपने दोनों नाम याद रखने हैं, दलाई लामा और फ्रांज अल्ट किसके लेखक हैं? आवर होली होम ए क्लाइमेट अपील टू वर्ल्ड। नेक्स्ट आती है आपकी हु पेंटेड माई लस्ट रेड। क्या नाम है बुक का? बुक का नाम है हु पेंटेड माई लस्ट रेड। ये किसकी? आपकी श्री अय्यर की है। तो श्री अय्यर के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है आपकी? हु पेंटेड माई लस्ट रेड लिखी गई है। नेक्स्ट आती है आपकी रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर ऑपरेशन। ये किसकी? आपकी यतीश यादव की है। तो यतीश यादव के द्वारा कौन सी बुक को लिखा गया? रॉ को लिखा गया ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर ऑपरेशन। नेक्स्ट आती है आपकी वन अरेंज्ड मर्डर। क्या नाम है आपका? वन अरेंज्ड मर्डर। ये किसके? चेतन भगत की है। किसके? चेतन भगत की है। और मैं समझता हूँ कि चेतन भगत एक ऐसे राइटर हैं जिसको हर स्टूडेंट, हर बच्चा जानता होगा, क्योंकि ये बेसिकली काफ़ी बुक्स रिलीज़ करते रहते हैं। चेतन भगत आपके न्यूज़ में भी बने रहते हैं। तो उनके द्वारा अभी लेटेस्ट बुक कौन सी आई? वन अरेंज्ड मर्डर आई है। नेक्स्ट आती है आपकी गैस्ट्रिक कैंसर। क्या नाम है बुक का? बुक का नाम है आपका गैस्ट्रिक कैंसर। ये किसकी है? डॉक्टर अशोक के वेद की है। तो डॉक्टर अशोक के वेद के द्वारा कौन सी लिखी गई? आपकी गैस्ट्रिक कैंसर लिखी गई। अमेजिंग अयोध्या किसकी रही? मीना राय की रही। मीना राय की कौन सी बुक रही है? अमेजिंग अयोध्या रही है। नेक्स्ट आपकी दिल्ली राइज 2020। क्या नाम है? दिल्ली राइज 2020। और इसको किस किसने लिखा है? मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलेकर और प्रेरणा मल्होत्रा। इन तीनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। इस बुक के बारे में एक
और क्वेश्चन बन सकता है, इसके पब्लिशर के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि इस बुक का क्या न्यूज़ रही थी कि इस बुक को अपना कोई पब्लिशर नहीं मिला था। फिर इसको लास्ट में आकर एक गरुड़ पब्लिशर है, क्या नाम है उसको, गरुड़, एक गरुड़ पब्लिशर है, उसने इस बुक को रिलीज़ किया था, इसको पब्लिश किया था किसने, गरुड़ ने। तो आप ये नाम भी याद रखेंगे। तो दिल्ली राइज 2020 के पब्लिशर कौन रहे, आपके गरुड़ रहे हैं। और किसके द्वारा लिखी गई है, मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट आती है आपकी ब्रंट शुगर, कौन सी बुक है आपकी, ब्रंट शुगर है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, आपकी अवनी दोषी के द्वारा इसको लिखा गया था। तो इन सभी बुक्स को, इन सभी ऑथर्स को आपने अच्छे से याद करना है, आराम से इनको पढ़ना है, बार बार इनका डेली रिवीजन करना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ पूरी वीडियो में कि आपने सिर्फ रिवीजन ही करना है। मैं ज़्यादा दिन नहीं कहूँगा, आप ओनली 7 डे इन सभी टेबल्स का रिवीजन करके देखिए। डेफिनेटली अगर आपको याद ना हुई तो आप मेरी वीडियोस पर कमेंट करना, मैं आपको और नए तरीके बताऊंगा जिससे आपको ये जल्दी से जल्दी याद होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात है आपका इंपॉर्टेंट डेज। हम किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। यहाँ पे डेज में से आपका यहाँ पे डेज लिख लीजिए। तो हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज की कि किस डेट को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया, उसकी थीम क्या रही, हम तीनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना इंपॉर्टेंट डेज की टेबल। नंबर 1 आता है आपका 1 अगस्त। कौन से अगस्त की बात करते हैं, 1 अगस्त की बात करते हैं। इसका कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे सेलिब्रेट किया गया। कौन सा, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस सेलिब्रेट किया गया, कब को, आपका 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। 3 अगस्त को आता है आपका वर्ल्ड संस्कृत डे। वर्ल्ड संस्कृत डे कब आता है आपका, 3 अगस्त को आता है। नंबर 3 पे आता है आपका 6 अगस्त, जिसमें क्या सेलिब्रेट किया गया, आपका हिरोशिमा डे सेलिब्रेट किया गया। अब हिरोशिमा के साथ नागासाकी भी होगा। तो 6 को आता है आपका हिरोशिमा डे और 9 को आता है आपका नागासाकी डे। आपने याद रखना है 6 को हिरोशिमा, उसके बाद 9 को नागासाकी। 6 हिरोशिमा, 9 नागासाकी, 9 से 9 और 9 से नागासाकी। आपने इस तरह से इसको याद रखना है। और जो हिरोशिमा बच गया वो आपका 6 अगस्त को आ जाएगा। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। बीच में आता है आपका 7 अगस्त। इसको कौन सा रहा आपका, नेशनल हैंडलूम डे रहा। कौन सा डे रहा, नेशनल हैंडलूम डे आपका कब रहा, आपका 7 अगस्त को रहा। अब 9 अगस्त को आपका नागासाकी डे हो गया। उसके साथ साथ एक डे और सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा डे आपका, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल। कौन सा डे आपका, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। अब इसकी थीम क्या रही, इसकी थीम रही कोविड-19 इंडिजीनियस पीपल रेजिलेंस। तो आपने इसकी थीम को भी ध्यान रखना है और आपने इस डे को भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल क्या हो रहा है कि एग्जामिनर और डीप क्वेश्चन को पूछने लगा है, जिसमें वो क्या करता है कि आपको डेट के साथ डे दे देगा, परंतु वो आपसे थीम के बारे में पूछ लेगा। तो आपको थीम को भी इनको अपने माइंड में याद करना है। नेक्स्ट आता है आपका 10 अगस्त। किसकी बात करते हैं, 10 अगस्त की बात करते हैं। इसमें आपके 2 डे सेलिब्रेट किए गए। कौन कौन से, बायोफ्यूल डे और वर्ल्ड लॉयन डे। कौन कौन से, बायोफ्यूल डे और वर्ल्ड लॉयन डे। तो बायोफ्यूल डे की थीम क्या रही, बायोफ्यूल्स टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत। क्या थीम रही इसकी, बायोफ्यूल्स टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत आपकी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की थीम रही है। कब सेलिब्रेट किया गया, आपका 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट आता है आपका 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को आपको सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया गया आपका 12 अगस्त को। और साथ में सेलिब्रेट किया गया आपका वर्ल्ड एलिफेंट डे। ये आपने याद रखना है, कंफ्यूज मत होना कि एलिफेंट डे आता है आपका 12 अगस्त को और 10 अगस्त को आता है आपका वर्ल्ड लॉयन डे। लॉयन डे कब आता है आपका, 10 अगस्त को। एलिफेंट डे आता है आपका 12 अगस्त को। अब इंटरनेशनल यूथ डे की थीम रही, क्या थीम रही, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। क्या थीम रही, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इसकी थीम रही। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं इनको हिंदी में क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना कि आप इनको जितना इंग्लिश में याद करेंगे उतनी जल्दी आपके याद होंगे। और जो थीम होगी, ये थीम आपको इंग्लिश में ही याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इनका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो इनका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये कोई आपका कोई एग्जैक्ट एक सेंटेंस नहीं है, सिर्फ कुछ वर्डों को मिलाकर बनाया गया एक थीम है, जिसको आपको इंग्लिश में ही इसको आपको याद करना पड़ेगा। और जब ये इंग्लिश में है तो मैं कहूँगा कि आप ये चीज़ भी इंग्लिश में याद करें, क्योंकि थीम्स को और डेज को जब आप दोनों चीज़ इंग्लिश में याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। अब ये चीज़ आप हिंदी में याद करें, ये आप इंग्लिश में याद करें, तो आप खुद ही कन्फ्यूज हो करें। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना
13 अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया गया? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया? आपको 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। 19 अगस्त को आता है आपका वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। क्या आता है आपका? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे आता है और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी आता है। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब आता है आपका? 19 अगस्त को आता है। 20 अगस्त की बात करते हैं, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस और वर्ल्ड मॉस्किटो डे। तो 3 डे आपके 20 अगस्त को रहे। कौन कौन से रहे आपके? भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस और वर्ल्ड मॉस्किटो डे। ये तीनों डे आपके कब सेलिब्रेट किए गए? 20 अगस्त को सेलिब्रेट किए गए। अब इसमें से कुछ डे आपके ऐसे भी हैं जो मंथ के लास्ट फ्राइडे में सेलिब्रेट किए जाते हैं, या फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किए जाते हैं, या हो सकता है कि फर्स्ट मंडे सेलिब्रेट किए जाते हैं। मैं वो चीज़ आपके लिए नहीं लेकर आया। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट एग्जाम में आपसे डेट देगा और उसका डे पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि लास्ट फ्राइडे कब मनाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा और वो किसी भी एग्जाम में आज तक तो नहीं पूछा गया है। आज तक सिर्फ आपसे डेट और उनका डे पूछा गया और उनकी थीम को अब पूछना शुरू किया गया है। तो आप इनको सीधा सीधा याद करेंगे कि डेट क्या है, डे क्या रहा और उनकी थीम क्या रही। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 21 अगस्त को आपका कौन कौन सा सेलिब्रेट किए गए? वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट किया गया और सेलिब्रेट किया गया आपका इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। अब आपका थोड़ा हिंदी में भी समझा देता हूँ कि जितने भी आपके वर्ल्ड के सीनियर सिटीजन होते हैं उनको एक याद करने के लिए, उनके प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। टेररिज्म यानी कि जो भी आपके आतंकवाद के भी विक्टिम्स होते हैं, जो उसमें घायल हो जाते हैं आतंकवाद में, जो उनसे प्रभावित होते हैं, उनकी याद में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दोनों डे कब पड़ते हैं? यहाँ पे 21 अगस्त को पड़ते हैं। बात करते हैं 22 अगस्त की। 22 अगस्त को आपका डेली सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे commemorating the victim of act of violence based on religion। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, 21 अगस्त को आता है आपका विक्टिम ऑफ टेररिज्म और 22 अगस्त को आता है आपका विक्टिम ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस ऑन बेस्ड ऑन रिलीजन। तो रिलीजन वाले जो विक्टिम है वो 22 अगस्त को सेलिब्रेट किए जाएंगे। टेररिज्म वाले जो विक्टिम है वो आपके 21 अगस्त को सेलिब्रेट किए जाएंगे। आपने चीज़ों में डिफरेंस करना सीखिए। जैसे जैसे आप चीज़ों में डिफरेंस करना सीखेंगे कि इसमें ये चीज़ स्पेशल है, इसमें ये चीज़ स्पेशल है, इसमें ये चीज़ अलग है, इसमें ये चीज़ अलग है, आपकी याद होना शुरू हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करना सीखिए। 23 अगस्त की बात करते हैं। 23 अगस्त को आता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉर्शन। कि जो आपके दास प्रथा होती थी, अब दास प्रथा में जो भी आपके दास बनते थे, ठीक उसी तरह को उन्हीं तरह के लोग जो दासी आज भी दास प्रथा में दबे हुए हैं, जो आप आज भी किसी के स्लेव बने हुए हैं, उसी चीज़ के रिमेम्बरेंस में, उसी चीज़ को याद करने के लिए, एब्जॉर्व करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपको 23 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 26 अगस्त को आता है आपका वुमेन्स इक्वलिटी डे, कि महिलाओं के बीच में असमानता को दूर करने के लिए। 29 अगस्त को आता है आपका तेलुगु लैंग्वेज डे। कौन सा डे? तेलुगु लैंग्वेज डे आता है। साथ में आता है आपका इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, कि जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं कि वो ना हो, जिससे कि अपनी पृथ्वी को बचाया जा सके, उस चीज़ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है 19 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। नेक्स्ट आता है आपका 30 अगस्त। 30 अगस्त को आपका आता है इंटरनेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे। कौन कौन से आते हैं आपके? 2 आते हैं। इंटरनेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे नंबर 1। नंबर 2 आता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस। कौन कौन से 2 डे सेलिब्रेट होते हैं आपके 30 अगस्त को? इंटरनेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे या इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस। ये दोनों डे कब सेलिब्रेट किए जाते हैं आपके? 30 अगस्त को। तो दोस्तों ये थी टेबल आपकी अगस्त मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेट हुए हैं उन सब की मिलाकर थी। ये डे थे, ये आपकी थीम रही थी। मैं आपको कहूँगा कि इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, जिससे इन फ्यूचर भी आप इसको सेव कर सकें, कि कभी भी आप याद करना चाहेंगे, आपके पास फ़ोन नहीं है, आपके पास अपनी नोटबुक है, आप अपनी नोटबुक निकालिए और उससे याद करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप इनका डेली रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। अब आगे देखते हैं आपके लिए क्या कुछ खास है। अब आता है ओबिचुरी। हम किसकी बात करने वाले हैं? ओबिचुरी की बात करने वाले, निधन की बात करने वाले हैं, कि अभी हाल ही में किस व्यक्ति का निधन हुआ है, वो क्यों हमारे लिए खास रहे, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया कि वो हमारे एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं, और क्यों हमें उनको याद रखना चाहिए। तो उसी चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं हम अपने इस टेबल में। कौन सी टेबल? आपकी ओबिचुरी में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी ओबिचुरी की टेबल। तो नंबर 1 आता है आपका राम प्रधान। किसकी बात करते हैं? राम प्रधान की बात करते हैं। ये कौन थे? आपके एक राजनेता थे। क्या थे? राजनेता थे, जो कि आपके भारतीय थे
और ये अरुणाचल के गवर्नर भी रह चुके हैं। और ये क्यों फेमस हैं, इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। तो एग्जाम का पार्ट कैसे बनेगा, ये एग्जाम में पूछ लेगा कि भी हाल ही में अरुणाचल के गवर्नर का निधन हुआ है जिनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था, उनका नाम क्या है। उनका नाम है आपका राम प्रधान है। क्या नाम है उनका, राम प्रधान है। ये ऑप्शन में दे देगा कि अभी हाल ही में एक राजनेता का निधन हुआ जिनका नाम राम प्रधान था, वो कहाँ के गवर्नर थे, वो कहाँ के गवर्नर थे, आपके अरुणाचल के गवर्नर थे। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका मनी तोम्बी सिंह। किसकी बात है, आपकी मनी तोम्बी सिंह की बात है। ये कौन थे, आपके फुटबॉलर थे और कहाँ से थे, आपके भारत से ही थे। और मोहन बगान आपकी जो फुटबॉल की एक एकेडमी है उससे ये संबंधित थे। नेक्स्ट आते हैं आपके चितरंजन दत्ता। क्या नाम है आता आपका, चितरंजन दत्ता का नाम आता है। ये कौन थे, आपके बांग्लादेश से थे और ये स्वतंत्रता सेनानी थे। तो बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी जिनका हाल ही में निधन हुआ, क्या नाम है उनका, चितरंजन दत्ता। और ये कौन थे कि मेजर जनरल थे, वीर उत्तम पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था। कौन सा पुरस्कार, वीर उत्तम पुरस्कार से नवाजा गया था किनको, चितरंजन दत्ता जी को। ये कौन थे, आपके बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट आता है आपका कमल रानी वरुण। वरुण मेरा नाम है, जैसे कि आप मेरे नाम से भी इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। कमल रानी वरुण की बात करते हैं। ये आपकी उत्तर प्रदेश की राजनीतिज्ञ थी और ये भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड थी और इनका निधन हुआ है कोविड-19 की वजह से। तो कोविड-19 की वजह से अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजनीतिज्ञ का निधन हुआ। उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था कमल रानी वरुण, उनका नाम था। नेक्स्ट आता है आपका जेम्स कमला हैरिस। क्या नाम है आपका, जेम्स कमला हैरिस। ये कौन थे, आपके WWE के रेसलर थे, अमेरिका से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे, अमेरिका से बिलोंग करते थे। और ये WWE की जो फाइट होती थी उसमें दी वगांडा जियान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था इनको, दी वगांडा जियान के नाम से जाना जाता था, जिनको अमेरिका के WWE के रेसलर का भी खिताब मिला है। और क्या नाम है इनका, जेम्स कमला हैरिस इनका नाम था। आगे बढ़ते हैं। आर्नोल्ड स्पिलबर्ग। किसकी बात कर रहे हैं, आर्नोल्ड स्पिलबर्ग की बात कर रहे हैं। ये कौन है, आपके अमेरिका के इंजीनियर थे। क्या थे, आपके अमेरिका के इंजीनियर थे। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने GE, ये आपका GE है, GE फर्स्ट डिजिटल ब्लॉकबस्टर बनाया था। GE फर्स्ट डिजिटल ब्लॉकबस्टर किसने बनाया था, आर्नोल्ड स्पिलबर्ग ने बनाया था, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और ये आपके अमेरिका के इंजीनियर थे। नेक्स्ट आपका जॉन ह्यूम। क्या नाम है आपका, जॉन ह्यूम। ये राजनेता थे और कहाँ के थे, आपके आयरलैंड के थे। आयरलैंड के राजनेता जॉन ह्यूम का हाल ही में निधन हुआ है। इनका बड़ा योगदान रहा है किसमें, आयरलैंड की शांति व्यवस्था में इनका बड़ा योगदान रहा है। किसमें बड़ा योगदान रहा है इनका, आयरलैंड की शांति व्यवस्था में इनका बड़ा योगदान रहा है। आपने इन सभी नामों के साथ साथ इनके कंट्रीज को भी याद करना है कि किन किन देशों से हैं। मैं इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि ये क्यों फेमस रहा, ये मैं यहाँ भी लिखा हुआ है। हर एक के बारे में नीचे एक एक लाइन की न्यूज़ लिखी हुई है और ये किस देश से थे ये भी मैं आपका एक साथ लिखा हुआ है। तो सारा कंपाइलेशन आपके लिए एक ही जगह पर करके लाता हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं आपके राहत इंदौरी। राहत इंदौरी बहुत ही कम भारतीय होंगे जो इनको नहीं जानते होंगे। ये आपके उर्दू कवि थे भारत के और ये क्यों फेमस हुए हैं, आपके बुलाती है मगर जाने का नहीं। आपने इनकी इस शायरी को जरूर सुना होगा, बुलाती है मगर जागने का नहीं। इस पर काफ़ी ट्रोल्स भी हुए हैं, काफ़ी मेमेज भी बने हैं, सोशल साइट पर बड़ा ही बुरे तरीके से ये वायरल हुआ था। और ये किसका था, आपका राहत इंदौरी साहब का था जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है आपका चैडविक बॉसमैन। ये आपके अमेरिका के एक अभिनेता थे। ब्लैक पैंथर, आपने मूवी देखी होगी ब्लैक पैंथर। आपका सिविल वॉर जो मूवी आई थी, जैसे मेरे चैनल का नाम है उसी तरह से मूवी आई थी सिविल वॉर, उसी में इन्होंने ब्लैक पैंथर का रोल प्ले किया था। ब्लैक पैंथर के अलग से भी पार्ट बने हुए हैं। तो उनका सही नाम क्या था, चैडविक बॉसमैन उनका नाम था और ये कैंसर की वजह से इनका निधन हुआ था। आपने ध्यान रखना है, इन नामों को भी आपने ध्यान रखना है। कुछ बच्चे इन चीज़ों को मिस कर जाते हैं और जबकि इसी तरह के क्वेश्चन जिनको वो मिस करते हैं एग्जाम का पार्ट बन जाते हैं और 1 या 2 नंबर आपका वहाँ पर चला जाता है। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, हर चीज़ को आपको अपने माइंड में लेकर चलना है। नेक्स्ट है आपका शर्ली एन ग्रो। क्या नाम है आपका, शर्ली एन ग्रो है। ये क्या है, आपके अमेरिका के एक राइटर थे। कौन थे, आपके अमेरिका के एक राइटर थे जिनको पुलित्जर प्राइज से भी नवाजा गया था। बस इसीलिए फेमस रहे। अमेरिका के लेखक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जिनको पुलित्जर प्राइज से भी नवाजा गया था, कौन है, आपके शर्ली एन ग्रो है। नेक्स्ट आता है आपका पंडित जसराज।
क्या नाम है आपका, पंडित जसराज हैं। ये आपके शास्त्रीय गायक हैं। ये भी बिल्कुल राहत इंदौरी साहब की तरह है। कोई ही भारतीय हो जो इन दोनों शख्सियत को नहीं जानता होगा। कौन कौन सी, राहत इंदौरी साहब को और पंडित जसराज को। तो पंडित जसराज एक शास्त्रीय गायक थे भारत के, जिन्होंने विदेशों में भी अपनी शास्त्रीय संगीत का लोहा मनवाया था। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों अवार्डों से नवाजा गया था। ये आपका एग्जाम में 1 नंबर बना सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका पुरुषोत्तम राय। क्या नाम है, पुरुषोत्तम राय। ये एथलेटिक्स के कोच थे, भारतीय थे और द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलने वाला था। ये आपके एक एथलेटिक्स के कोच रहे थे और इनको इनकी मृत्यु से कुछ समय पहले ही द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलने वाला था, परंतु उससे पूर्व ही इनका निधन हो गया। नेक्स्ट आता है आपका रसेल क्रिसे। क्या नाम है आपका, रसेल क्रिसे। ये आपके अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, एक तो इन्होंने आपका पिक्सल कंसेप्ट दिया। पिक्सल कंसेप्ट जो आप मोबाइल में चेक करते हो ना कि इतने मेगापिक्सल का कैमरा, इतने मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए, तो उसी पिक्सल का कंसेप्ट आपको किसने दिया था, रसेल क्रिसे ने दिया था। गिव्स 5 डिजिटल इमेज स्कैनर फर्स्ट, ये आपको सॉरी 5 नहीं फर्स्ट है, गिव फर्स्ट डिजिटल इमेज स्कैनर भी आपको रसेल क्रिसे ने दिया था। तो इन 2 चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस रहे। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट में आएगा और आप इनको याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका शंकर वाजपेयी। क्या नाम है आपका, शंकर वाजपेयी है। ये भारतीय राजदूत थे। क्या थे आपके, भारतीय राजदूत थे। और ये कहाँ पर राजदूत रहे आपके, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान में भारत के राजदूत रहे। तो एक ऐसे भारतीय राजदूत जो आपके अमेरिका, चीन, पाकिस्तान तीनों जगह पर भारत के राजदूत रहे, हाल ही में निधन हो गया। क्या नाम है उनका, शंकर वाजपेयी उनका नाम है। तो दोस्तों ये था आपका ओबेसिटी का सेशन। अब आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों ये था आपका ओवरऑल सेशन, जिसमें मैंने आपको 9 से ज़्यादा टेबल्स को पढ़ाया, 9 से ज़्यादा टेबल को आपको समझाया। अब मैं आप सभी से बिल्कुल हर वीडियो की तरह कहूँगा कि आप इन चीज़ों का डेली रिवीजन कीजिए। सिर्फ रिवीजन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा याद कराएगी। जिस चीज़ को आप जितनी बार पढ़ते हैं, जितनी बार देखते हैं, वो आपके उतनी ही ज़्यादा माइंड में सेट हो जाती है। आप अपने नोट्स को कम्प्लीटली बना कर रखिए। कुछ बच्चे नोट्स नहीं बनाते, मैं खुद आपको जो पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ाने से पहले खुद की नोट्स प्रिपेयर करता हूँ। आपका अगर कभी मेरे से मिलना, मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा, आप देखना। उसमें मैंने एक बुक को अलग अलग सेशन में बांटा हुआ है। हर बुक को एक सेशन का एक नाम दिया हुआ है। नियर अबाउट 10 टेबल मैंने बनाई हुई है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ ठीक उसी तरह से मैंने अपनी नोट्स को बनाया हुआ है। तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर डेली फॉलो कीजिए, वरुण मित्तल 132 मेरी आईडी है। फॉलो करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, उससे क्या होगा कि आपको डेली 5 करंट न्यूज़ के वहाँ पर सेशन मिलेगा। मैं वहाँ पर एक डेली क्विज़ अपलोड करता हूँ। क्या अपलोड करता हूँ, डेली क्विज़ अपलोड करता हूँ। आप वहाँ पर आइए, उनको अटैम्प्ट कीजिए। वो 5 क्वेश्चन आपके डेली याद होंगे। मंथली के 150 क्वेश्चन बैठ गए। मंथली के 150 क्वेश्चन आपके ऐसे ही खेल खेल में याद हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब कौन सा क्वेश्चन आपके कब याद आ जाए। आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने से। जैसे आप मुझे फॉलो करेंगे, आपको खुद डेफिनेटली डेली फ़ायदा मिलेगा। मोटिवेशनल क्वोट्स आपको डेली मिलेंगे, जो आपको उत्साहित करेंगे आपको गोल के लिए, कि आप अपने गोल के लिए और ज़्यादा आगे बढ़ें। जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए मैं हर बार डाटा लेके आता हूँ कि कम से कम टाइम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके। कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं डाटा प्रोवाइड कर सकूं। बस आप सभी से आशा करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।